Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Indra Vikram, and now we are going to discuss about the learning and culture of Central Islamic land. यानी कि सेंट्रल इस्लामिक भूमि में, सेंट्रल इस्लामिक एरिया में किस प्रकार की संस्कृति है और कैसे वहाँ पे लर्निंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, इन चीज़ों को अब हम डिस्कस करने जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो लर्निंग एंड कल्चर का एक मूड सेट कर लें हम उसके पहले ही. देखिए क्या होता है, लर्निंग एंड कल्चर किन चीज़ों को समझाना चाह रहा है आपको. अब आपको किस मूड में पढ़ना है यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा थीम अपने दिमाग में भी सेट कर लें बुक के अकॉर्डिंग, है ना, और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग. तो लर्निंग एंड कल्चर मीन्स टू से कि जैसे जैसे शुरुआत में इस्लाम का उदय हुआ तो कल्चर में बहुत वैरायटीज़ नहीं है, डाइवर्सिटीज़ नहीं है, बहुत कल्चर एक ही तरीके का है ना. कुछ लोग हैं जो पॉलिथिस्ट हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की, आइडॉल्स की, मूर्तियों की पूजा करते हैं, और कुछ लोग हैं उसमें से जो एक ईश्वरवाद को मानते हैं, मोनोथिस्ट हैं, है ना, एक ईश्वरवाद जो प्रॉफिट ने स्थापित किया उसको मानते हैं वो लोग. चलिए, इस तरह से धर्म वहाँ से एस्टैब्लिश हुआ. उसके बाद फिर क्या चैलेंजेस आ गए, उसके बाद चैलेंजेस आ गए कि अब इसको एक्सपांड करना है, उसको सस्टेन करना है, प्रोटेक्ट करना है. मोहम्मद के जाने के बाद तो कंसोलिडेशन शुरू हो गया, एक्सपांशन शुरू हो गया. अब जब एक्सपांशन शुरू हुआ और अरब के बाहर इस्लाम निकला, दूसरे प्रोविंसेस की तरफ पहुंचा, उन प्रोविंसेस पे जीत हासिल करी जिन प्रोविंसेस पे दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के लोग भी डोमिनेटेड हैं. तो इस तरह से ग्रेजुअली क्या हुआ, एक्सपोजर हुआ. जो इस्लामिक पीपल्स हैं इनका दूसरे धर्मों के साथ में, दूसरे कल्चर्स के साथ में एक्सपोजर हुआ. और जब आप आगे बढ़ते हैं और दूसरे कल्चर और रिलीजन्स के साथ एक्सपोजर होता है तो क्या होता है, कंपोजिट कल्चर डेवलप होता है. कंपोजिट का मतलब है कुछ आप अपना मिक्सअप करते हैं, कुछ उनका भी अडॉप्ट करते हैं. दुनिया में आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई. देखिए, इस्लाम दुनिया के तमाम देशों में प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है, मोर देन 20%, 24% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो इस धर्म को जो है वो फॉलो करती है. तो अब ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे कि ऐसा कहीं पे नहीं है कि 100% यूनिफॉर्मिटी दिख जाए आपको. थोड़ा बहुत कल्चरल डेविएशन है या कल्चरल मिक्सअप है, ऐसा कहना चाहिए, डेविएशन नहीं कहना चाहिए, कल्चरल मिक्सअप है, वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा. यहाँ पे उसी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से धीरे धीरे जब दूसरे कल्चर्स में बढ़े लोग तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, उलेमाओं ने कैसे चीज़ों को लॉजिकल तरीके से, रीजनल तरीके से देखना शुरू किया. धर्म को भी क्या हुआ, क्यूरियोसिटी की कसौटी पे कसा गया, जिज्ञासा की कसौटी पे कसा गया. यानी कि धर्म जो है दैट इज अ काइंड ऑफ नॉट ओनली रिचुअल कस्टम, धर्म वो है जो हमारे लाइफ का बहुत कुछ फैक्टर भी डिसाइड करता है. तो जिज्ञासा कि ऐसा क्यों है, धरती अगर ईश्वर ने बनाई तो क्यों बनाई, ठीक है, क्या इसके पीछे का पर्पस रहा होगा, ये जो सीजनल चेंजेस होते हैं, सीजनल चेंजेस क्यों होते हैं. तो स्पिरिचुअल से लेके मटेरियल क्यूरियोसिटी जो आई उसने लर्निंग्स को और बढ़ाया. दूसरे धर्मों से, दूसरे लैंग्वेजेस के साथ में कॉन्टैक्ट्स हुए, ठीक है, तो उनके आइडियाज़ भी यहाँ पे अडॉप्ट हुए. पूरा का पूरा हमारा आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लर्निंग और कल्चर के ऊपर फोकस कर रहा है. आप नए नए बुक्स के बारे में समझेंगे, यहाँ पे नई नई स्ट्रीम्स आ रही हैं धीरे धीरे, आप देखेंगे. पोएट्री की तरफ जाएंगे, लग्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है, रूमानियत की तरफ जाएंगे, सूफिज्म की तरफ जाएंगे. ये सारा कुछ जो है यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे. शुरू करते हैं हम. एक ये जो आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट में क्या बताना चाह रहा है आपको, ये कि जो मुस्लिम कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे जैसे वो जब कॉन्क्वेस्ट का टाइम ख़त्म हुआ, जो वॉर कॉन्क्वेस्ट्स हैं, युद्ध के जो अभियान होते थे, जब ये ख़त्म हुए, ठीक है, और सेटलमेंट हो गया, ठीक है, सेटलमेंट हो गया, लोगों के बीच में कल्चरल कॉन्टैक्ट्स होने शुरू हो गए, तो उससे क्या हुआ, उससे धीरे धीरे रिलीजियस और सोशल एक्सपीरियंसेस गेन करना शुरू किया इस्लामिक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के साथ मिलकर. और इस तरीके से ये रिलीजियस और जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं, इन्होंने बहुत सारी इस्लामिक लर्निंग्स को कहीं ना कहीं और रिच किया. ठीक है, उलमा कौन होते थे, रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे इस्लाम में. दे डेराइव्ड देयर नॉलेज, इल्म. आपने अक्सर सीरियल्स वगैरह में भी सुना होगा ना, ये इल्म शब्द का
इस्तेमाल किया जाता है, क्या आपको इस बात का इल्म है कि आपने ऐसा किया, इसका मतलब नॉलेज है क्या आपको इस बात का, तो इल्म का मतलब नॉलेज होता है। सो उलमा मीन्स द रिलीजियस स्कॉलर्स, दे डिराइव देयर नॉलेज, दे डिराइव देयर इल्म फ्रॉम कुरान। तो ये हमें पता है कि उलमा जो है अपना सारा ज्ञान जो है वो कहाँ से डिराइव करते थे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था अल कुरान, ठीक है। द होली बुक कुरान वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द रिलीजियस स्कॉलर्स, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में तो इसी को कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जब चेंजेस होंगे वहां पे भी हम बढ़ेंगे। चलिए, तो एक तो कुरान हो गया जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता है, लेकिन कुरान में भी बहुत सारी चीजें 100% क्लियर कट नहीं है, ठीक है। कई जगह पर आपको इंस्ट्रक्शंस तो दिए गए हैं, लेकिन कई जगह पर आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है। कई जगह पर बहुत सारी चीजों से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ठीक है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड, मतलब लाइफ के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको 100% क्लियर कट नहीं किया गया होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को डील करता है। तो उसके अलावा मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का जो आदर्श व्यवहार हुआ करता था जब प्रॉफिट थे अरब में, ठीक है, जीवित थे, इस मटेरियल प्लैनेट यानी अर्थ में थे, तो उनका जो बिहेवियर था, उनका जो आदर्श व्यवहार था, वो भी कहीं ना कहीं, जिसे सुन्नत कहा जाता था, वॉज द ओनली वे टू नो विल ऑफ गॉड एंड प्रोवाइड गाइडेंस। अब कुरान से जो चीजें क्लियर नहीं होती थी, उनको क्लियर करने के लिए क्या करते थे, उनको क्लियर करने के लिए जो सुन्नत वाली चीजें हैं उनको रेफर किया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि मोहम्मद जो कुछ भी कर रहे हैं वो गॉड से मिले इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी मोहम्मद एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जो फॉलोवर्स हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए। तो ये मानते थे कि जो बिहेवियर है मोहम्मद का, दैट वाज एक्चुअली आउट ऑफ द विल ऑफ द गॉड, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही सारा व्यवहार होता था उनका, भगवान की इच्छा के अनुसार ही उनका सारा व्यवहार होता था। तो हम भी उनको यही मान के चलते हैं कि अगर कुछ उसी से रिलेटेड वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि मोहम्मद का जो व्यवहार है, या मोहम्मद ने उस जमाने में उस परिस्थिति में जो कुछ भी किया होगा वैसा ही हमें भी करना चाहिए, हमें उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो वो गाइडेंस जो है यहाँ से लिया जाता था। Ulama devoted themselves to writing tafsir and documenting Muhammad's authentic hadith। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, अब इस चीज के बारे में शुरू हो गई कोशिशें कि क्या किया जाए, जो रिलीजियस हमारी प्रैक्टिसेस हैं, इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस का डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाए। क्योंकि धीरे धीरे जब आगे बढ़े ये, तो इन्होंने देखना शुरू किया कि बाकी धर्मों की बाकायदा बुक्स हैं, सब कुछ है। अब कुरान अभी प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। कुरान का डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ हदीत और ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। तो जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप आगे नॉलेज को फॉरवर्ड कैसे करेंगे, लोगों को टीच कैसे करेंगे। तो इन सब की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसलिए अब क्या हुआ, रिलीजियस स्कॉलर्स ने अपने आप को क्या किया, तफसीर लिखने में, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करने में, उन सारी चीज़ों को, उन सारे नॉलेज को जो मोहम्मद से आया था, डिसेंड हुआ था, उनको राइटिंग करने में, उनको लिटरेचर का रूप देना शुरू कर दिया। शरिया, द बॉडी ऑफ लॉज प्रिपेयर्ड, शरिया का प्रिपरेशन किया गया, शरिया तैयार की गई। शरिया का मतलब आपको भी पता है, हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है, कि ये क्या है, कमेंट्रीज हैं एक तरीके से, ओपिनियंस हैं एक तरीके से। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मोहम्मद के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेफरेंस माना गया है। तो इनको प्रिपेयर किया गया, और ये बॉडी ऑफ लॉ थे, मींस जो कुछ भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता था, उस डेवलपमेंट में अगर कहीं पर डिसीजन, ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, या मैं कहूं निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग की बात आती थी, तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो आधार बनाया जाएगा, रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा, वो किसको बनाया जाएगा, शरिया को बनाया जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, कुछ तो होना चाहिए ना, कि अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कैसे होनी चाहिए, टैक्सेस लेना है, तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर इंटरेस्ट की बात अभी हमने जस्ट डिस्कस की कुछ आपकी प्रीवियस वीडियो में, है ना, इकोनॉमी वाले सेक्शन में। तो हमने वहाँ पे क्या डिस्कशन किया कि इंटरेस्ट नहीं लेनी चाहिए, ब्याज का जो है वो धंधा नहीं होना चाहिए, ब्याज का बिजनेस नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट फॉरबिडन है, अनलॉफुल है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, किसी ने सेट किया होगा, मोहम्मद ने कभी ना कभी तो सेट किया होगा कि इंटरेस्ट का जो बिजनेस है वो नहीं करना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें आगे आई ना। तो वैसे ही एक लॉ जो है वो प्रॉपर
डॉक्यूमेंट किया गया और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे चीज़ें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अरेना में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। टू गवर्न रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम्स विद गॉड थ्रू रिचुअल्स, इबादत एंड विद रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू सोशल अफेयर्स, मामलात। अब यहाँ पे देखो एक ये क्वेश्चन भी था कि देखो रिलीजन तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही है, ये चीज रिलीजन जो है ये चीज क्लियर करे कि व्हाट शुड बी द आइडियल बिहेवियर ऑफ अ मुस्लिम पर्सन। ठीक है, एक मुस्लिम व्यक्ति का आदर्श व्यवहार जाहिरी तौर पर और निजी तौर पर कैसा होना चाहिए। दो शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जाहिरी तौर पर और निजी तौर पर। मींस जब मैं कह रहा हूं जाहिरी तौर पर यानी पब्लिक में, जाहिर में, ठीक है, तो एक मुस्लिम का जो बिहेवियर है, व्यवहार है लोगों के साथ में, या उसका अपना जो पर्सनल कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एंड निजी यानी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे या प्राइवेट तौर पर, निजी तौर पर और जाहिर तौर पर उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ रही थी। चलो तो इसलिए अब ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, शरिया, कुरान लोगों क्या करेंगे, गाइड करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सो टू गवर्न रिलेशंस ऑफ मुस्लिम्स विद गॉड, यानी कि एक व्यक्ति, एक मुस्लिम व्यक्ति भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप्स को कैसे गवर्न करे, कैसे माने, कैसे वो आगे इस चीज को अपनी फेथ उसमें कंसोलिडेट करे। ठीक है, तो वो कैसे कर सकता है, थ्रू रिचुअल्स, इबादत, यानी कि वर्शिपिंग करके, कुछ रिचुअल्स फॉलो करके उन रिचुअल्स को डॉक्यूमेंट किया गया, एंड विथ रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू सोशल अफेयर्स, मुआमलात। तो दो चीजें हैं, दो चीजें पर्सनल और प्राइवेट फ्रंट पर बिहेवियर्स को डिसाइड करती हैं। ठीक है, निजी तौर पर इबादत और रिचुअल्स, ठीक है, और जाहिरी तौर पर मुआमलात। जाहिरी तौर पर मुआमलात का मतलब है आपके मामले, आपके जो सोशल अफेयर्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, दूसरा आप कितनी इबादत करते हैं, आप रिचुअल्स कितना फॉलो करते हैं, है ना, हाउ मच यू आर सरेंडर अकाउंटेबल टू द गॉड। ये आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो गया, और उसके साथ साथ हाउ मच यू आर अकाउंटेबल एंड व्हाट टाइप ऑफ मामलात यू हैव, सोशल अफेयर्स यू हैव, है ना, किस तरीके के मामलात हैं आपके दूसरे लोगों के साथ, यानी दूसरों के साथ आपका पर्सनल कंडक्ट कैसा है। बहुत सिंपल सी चीज है, दूसरों के साथ में आपकी डीलिंग्स जो है, बिहेवियर जो है वो कैसा है। ये दो चीजें गवर्न करती थी। ठीक है, तो जो धर्म है वो इस चीज को डिफाइन कर रहा है। तो इबादत और मामलात दो ऐसे स्टैंडर्ड्स हो गए जो आपके पर्सनल और प्राइवेट कंडक्ट को भी कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं। ज्यूरिस्ट यानी जो न्यायिक अधिकारी होते थे, यूज्ड रीजनिंग किया इन फ्रेमिंग इस्लामिक लॉज। तो जब जब इस्लामिक लॉज आगे फ्रेम किया जाने लग गया, जिसके बेसिस पर सोसाइटी अपने बिहेवियर को जज करे, तो यूज क्या किया गया, तर्क शक्ति का इस्तेमाल किया गया, रीजनिंग का इस्तेमाल किया गया कि क्या जो चीज़ें इस्टेब्लिश की जा रही हैं वो चीज़ें तर्क संगत हैं कि नहीं, वो चीज़ें प्रैक्टिसेबल हैं कि नहीं, कि हम कानून बना दें और पता चला कि फिर उसका पालन करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज एवरीथिंग वॉज नॉट मेंशन्ड इन कुरान एंड हदीथ, इसलिए ज़रूरी भी था ये। यानी जो इस्लामिक लॉज बन रहे थे, ये जैसा पहले भी डिस्कस किया अभी थोड़ा सा, ठीक है, कि कुरान में हर चीज़ क्लियर है नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि अब उन चीज़ों को जो प्रॉपर क्लियर नहीं है उनको डिफाइन किया जाए, प्रॉपर डिफाइन किया जाए। तो रीजनिंग का इस्तेमाल करके इस्लामिक लॉज को डिफाइन किया जाना शुरू किया गया। डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन, अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है, जब अपने अपने तौर तरीकों से उस जो पवित्र पुस्तक है, किताब है, उसका डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग अलग है, हर व्यक्ति की जियोपॉलिटिक्स अलग है, हर व्यक्ति की जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन है वो अलग है। और धर्म जो है वो लेजिटिमेसी जरूर दे रहा है, पर लाइफ सस्टेन करने के लिए और बाकी सारी प्रॉस्पेरिटी जो है सोसाइटी के, उसको इंश्योर करने के लिए आपको कहने की पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत एक उस धर्म को ही हर चीज़, हर जगह तराजू लेके धर्म का तराजू खड़ा होंगे और हर चीज़ को धर्म के ही पल्ले पे नापेंगे, तो शायद उतना प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। जैसे आपने देखा सेंट्रल इस्लामिक लैंड में, हमने अभी कुछ प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा कि अलग अलग डायनेस्टीज रूल करती थी अलग अलग टेरिटरीज में, उसके बावजूद भी वो लोग ये चीज़ शो करते थे कि उनके बीच में स्कॉलर्स का, ट्रेडर्स का मूवमेंट जो है वो हैम्पर ना हो, वो होता रहे, वो बना रहे, ट्रेड फ्लॉरिश होता रहे। यानी कहीं ना कहीं सुल्तान जो थे, खलीफा जो थे, वे समझते थे कि ये इकोनॉमिक
जो एडवांटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं होगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इवन इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट भी क्यों हुई, खलीफाओं ने शुरुआत क्यों की, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, तभी तो आगे बढ़ना शुरू किया, आगे क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन होना शुरू हुआ, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोर्सेज एंड द मेथड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, क्या न्यायिक तंत्र होना चाहिए, तो जैसे जैसे इसका इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ वैसे वैसे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेदों के चलते या अलग अलग मतों के चलते 4 ऐसे ग्रुप बने, 4 ऐसे स्कूल या 4 ऐसे थॉट्स बने जो आगे चलकर अलग अलग ब्रांचेस बनाते हैं इस्लाम की। ठीक है, तो शिया सुन्नी है ही है, उसके अलावा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से ध्यान रखिएगा। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात जब मैं कर रहा हूं तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब है यहां पर कि वैचारिक थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि किस तरीके से रिचुअल्स को और पर्सनल कंडक्ट को मैनेज करना चाहिए। इनके बेसिस पर क्या शरिया के नियम कानून होने चाहिए, कैसा मुस्लिम का बिहेवियर होना चाहिए, कैसे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए सोसाइटी में, पर्सनल कंडक्ट में, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स में, तो उसको लेके यहाँ पर डिफरेंसेस थे। 4 स्कूल ऑफ थॉट्स या 4 स्कूल ऑफ लॉ कहते हैं इनको, जो लॉज को या शरिया को एक्सप्लेन करते हैं। तो मालिकी, हनफी, शैफी एंड हबाली, दीज आर द 4 स्कूल ऑफ लॉज, जिसमें जो लास्ट वाली है हबाली, दैट वाज द मोस्ट कंजर्वेटिव, सबसे कंजर्वेटिव ब्रांच हुआ करती थी, कंजर्वेटिव ब्रांच हुआ करती थी। आप देखेंगे कि अभी भी है ना, इस्लाम इज वन, बट हाउ टू प्रैक्टिस द इस्लामिक रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, समवेयर कहीं ना कहीं इनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक बड़ी सोसाइटी, एक बड़ा कुनबा जो है अलग अलग चीज़ों को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उनके जो फाउंडर्स हैं या उनके जो स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनमें ही थोड़ा सा डिफरेंस है और वो अलग अलग चीज़ों को पास ऑन भी करते हैं फिर अपने फॉलोवर्स को। ठीक है, तो ये दुनिया में हर जगह देखने को मिल रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म में जो है वो बहुत सारे मत हैं, अलग अलग लोग हैं, है ना, इतने सारे संत हैं, उनके सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। ये लगभग हर धर्म में आपको देखने को मिलेगा और ऐसा होता है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि मोहम्मद जो टीचिंग इस्टेब्लिश करके गए तो मोहम्मद की साइकोलॉजी सबकी थी, मोहम्मद के बराबर का रियलाइजेशन सबको था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा ही लगभग हर धर्म में होता है कि जो उसका फाउंडर, रिफॉर्मर या जो मेन पर्सनैलिटी होती है, जिसको एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ, वही चीज़ वो हर किसी को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता एज इट इज, हर किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज रियलाइजेशन इज द मैटर ऑफ, रिलीजन इज द मैटर ऑफ रियलाइजेशन। धर्म रियलाइजेशन का मैटर है, फील करने का मैटर है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट ही करेगा। चलिए, ईच नेम आफ्टर अ लीडिंग ज्यूरिस्ट, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा जो स्कूल ऑफ थॉट है ये एक एक पर्सन के ऊपर, नाम के ऊपर बेस्ड है, जो उसके लीडर बने या जो भी उसको आगे इंटरप्रेट कर रहे हैं। शरिया प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑन ऑल लीगल इश्यूज ऑफ सुन्नी सोसाइटी, लगभग शरिया आज भी अभी भी सुन्नी समाज जो है उसके लगभग सारे मैटर्स जो हैं उनको एक लीगल स्टेटस देता है, या मैं कह दूं कि जितने भी लीगल स्टेटस हैं, इश्यूज हैं, उनमें गाइडेंस देता है कि इस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए। दो इट वॉज मोर प्रिसीजन क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल स्टेटस, हालांकि शरिया में क्या है, ज्यादा प्रिसाइजली अगर आप कहेंगे, ज्यादा एक्यूरेटली कहेंगे, तो कुछ चीजें जैसे आपकी पर्सनल स्टेटस से लेके हो गया, जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इन चीज़ों से रिलेटेड जो बिहेवियर हैं वो उतने क्लियर नहीं है कई बार, कई जगहों पर। ठीक है, चलिए, काजी ऑफिसर्स होते थे सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में। जब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो गवर्नर्स होते थे, जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते थे, जो गवर्निंग अथॉरिटी होती थी, ये बहुत सारे मामलों को खुद ही सुलझा लेते थे। ठीक है, जो डे टू डे अफेयर्स के मामले होते थे, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते थे जिनको गवर्नर्स नहीं सुलझा पाते थे, या आप कह दें कि मामले कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो ऐसे मामलों को किनको भेजा जाता था, काजियों के पास भेजा जाता था, और काजी फिर उसको इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करके उस पर अपने डिसीजंस जो होते हैं वो दिया करते थे। और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर खलीफा या सुल्तान के पास आप जा सकते हैं। लेकिन
हर किसी की पहुंच तो होती नहीं है। तो काजी का मतलब हो गया कि ऐसा पर्सन जो एक जूरिस्ट की या जस्टिस की भूमिका वहां पे निभाता था। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलकर इस्लाम में एक, जहां पर अभी हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं से आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन है कि इसमें एक नई विचारधारा आ रही है। अभी जो विचारधारा देख रहे थे आप, अभी जो आइडियोलॉजी देख रहे थे, वो थोड़ी सी स्टॉन्च थी, थोड़ी सी फॉलो करने में हार्ड थी, थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिस्कस करने में भी क्या चीज आ रही थी, उसमें हार्डशिप आ रही थी, लिबरलनेस का उतना स्कोप नहीं था। लेकिन अब आप जब देखोगे, जो अगला आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्लियर हो रहा है, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं लविंग एक्सचेंज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। लविंग एक्सचेंज की बात करूं मैं, यानी कि रिचुअल्स, रूल्स, कस्टम्स, ये इनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं सूफी। ठीक है, तो बेसिकली आपके इस चैप्टर में सूफीज्म को सिर्फ एक सूफी के एक एंगल को ही कवर किया गया है, पूरे सूफी को कवर नहीं किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करूं आपके लिए, ठीक है, बट हम बहुत पास्ट में या बहुत उसके ब्रांच के जड़ों पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज ये फिर अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा यहाँ पे। सो अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल, सूफी लोग होते कौन थे? सूफी लोग बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे सेक्शन के पीपल हैं, दे वर रिलीजियस माइंडेड पीपल, यानी कि धार्मिक मानसिकता वाले लोग ये होते थे। और ये लोग भी कौन है? इस्लाम को ही फॉलो करने वाले लोग हैं, इस्लाम को ही फॉलो करने वाले लोग हैं और धार्मिक मानसिकता वाले लोग हैं। ठीक है, लेकिन इनकी धार्मिक मानसिकता और इसके पहले जो आपने उलेमाओं की धार्मिक मानसिकता पढ़ी, उसमें क्या अंतर है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, तभी यहां पर सूफी और उलेमा और बाकी लोगों का अलग अलग आया। तो जहां पर उलेमा जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो इंटरप्रिटेशन करके, पढ़ के, मेंटल एबिलिटीज लगा के, दिमाग लगा के, चीज़ों को समझ के, है ना, हदीथ पढ़ के सब एक अपना रिलीजियस कंडक्ट डिसाइड करते थे। वहीं पर सूफी रिलैक्स, टेंशन फ्री और सिंपल हार्टेड होके भगवान यानी अल्लाह और अपने बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने पे भरोसा रखते थे, एक लविंग एक्सचेंज पे भरोसा रखते थे। ठीक है, तो sought a deeper and more personal knowledge of God through asceticism, ठीक है, रहबानियत एंड मिस्टिसिज्म, यानी ये जो है ये धर्म को थोड़ा सा और गहराई से समझने का एक तरीका था सूफिज्म, जिसमें पर्सनल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। पर्सनल नॉलेज की बात कर रहा हूं जब मैं, यानी देखो क्या है, आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन की जा रही, थ्योरी एक्सप्लेन कितनी भी की जा रही, बट थ्योरी क्या है? थ्योरी आपके दिमाग के एक पार्ट को टच करती है, लेकिन वो आपकी सोल तक नहीं जाएगी, वो आपके उस हिस्से तक नहीं जाएगी जो आपके दिल में इस तरह से घर कर जाए कि अच्छा ठीक है, हाँ अब इसके बाद तो ये टेस्ट कभी भूलने वाला नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर स्पिरिचुअलिटी और थ्योरी, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा एक कंटेक्स्ट भी है, उसका एग्जांपल दे दूं, है ना। अब मैं अगर स्वीट की बात करता हूँ, स्वीटनेस की बात करता हूँ, तो स्वीटनेस को मैं कितना भी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दूं आपको, ठीक है, कि ये जो है वो दीज आर सच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स और द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, थिंग्स जो भी हैं मान लो, ठीक है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, इसका फॉर्मूला इतना है, C6H12O6, या फिर कार्बन के इतने एटम है, मतलब कितना भी आपको समझा दो, फिर इसकी प्रॉपर्टी जो है, स्वीट क्या होता है, बहुत मीठा होता है, इसको खाने के बाद फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ये सब आपको क्या कर सकता है? एक सिम्पटम बता सकता है, लक्षण बता सकता है कि अच्छा मीठा ये होता है, मीठा खाने के बाद ऐसा लगता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मीठा सचमुच में मीठे का टेस्ट कैसा है, तो फिर आपको मीठा खाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात ज्यादा कर रहे थे, सूफिज्म टेस्ट की बात कर रहा है, मोर पर्सनल नॉलेज, यानी आपको व्यक्तिगत तौर पर कितना रियलाइजेशन हो रहा है, आप कितना उस रूमानियत से, रहबानियत से टच हो रहे हैं, ठीक है ना, कितना आपका हार्ट उसके करीब है। तो ये मिस्टिसिज्म के द्वारा, ठीक है, जो यानी डिवाइन एक नॉलेज है, उसके थ्रू, है ना, क्या करते थे? पर्सनल नॉलेज गेन करने की कोशिश करते थे और अपना ईश्वर के साथ में संबंध स्थापित करने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, सूफीज sought to renounce the world and rely on God alone। तवक्कुल, यानी कि आप जुहद, संसार से ज्यादा दूरी बनाएंगे और ईश्वर से जितना से ज्यादा आप नजदीकी बनाएंगे, तवक्कुल अपना एस्टैब्लिश करेंगे, उतना ही आपका हार्ट सिंपल होता चला जाएगा और इस सिंपल हार्ट में आपको ईश्वर
ज़्यादा जल्दी रियलाइज़ होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख रहे हैं ये किधर की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप हिंदू धर्म में भक्ति की तरफ जाते हैं, ठीक है, भजन की तरफ, कि आप भाव विभोर हो जाते हैं, सुनते सुनते ना आँख से आंसू निकलने शुरू हो गए, एकदम भावुक हो गए। कुछ वैसा ही 8वीं और 9वीं सेंचुरी के आसपास, 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास ये जो एस्थेटिक इंक्लाइनेशन था, यानी जो सूफियों का इंक्लाइनेशन था, सूफी जो भावना थी, ठीक है, ये अपने उच्चतर स्टेजेस पर पहुंचती चली गई, मिस्टिसिज्म के उच्चतर स्तर पर पहुंचती चली गई, है ना। आइडिया ऑफ पैंथिज्म एंड लव, तो पैंथिज्म और लव, प्रेम और पैंथिज्म के आइडियाज धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो गए। पैंथिज्म क्या होता है? पैंथिज्म का मतलब होता है इज द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन। पैंथिज्म का मतलब है यहां पर सिंपल सी चीज है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका इंक्लाइनेशन ईश्वर और ईश्वर की बनाई धरती से एक आकार हो जाने का है। यानी कि वो बहुत सारे सूफी गाने हैं अलग अलग, है ना, तो आप सुनना कभी, है ना, कुन फाया कुन या इस तरह के बहुत सारे, है ना। अब मेरे पास आपको उससे कनेक्ट करने का यही सबसे सिंपल तरीका समझ में आ रहा है ना। तो यानी महसूस ही करा दें, क्यों स्वीटनेस की थ्योरी की बात करें, उसको महसूस ही करा दें। तो जब आप इन सॉन्ग्स को ऐसे सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? यू फील वेरी काम एंड पीसफुल, है ना, बहुत ज़्यादा शांति महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा काम एंड कूल महसूस करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड पैंथिज्म। पैंथिज्म मीन्स इट इज़ द आइडिया, ये एक संकल्पना है, ये एक आइडिया है जिसमें क्या डिस्कस किया जाता है, या डिस्कस नहीं, जिसमें क्या रियलाइज किया जाता है, एकाकार जो है, वननेस ऑफ द गॉड एंड हिज क्रिएशन। तो ईश्वर के साथ और ईश्वर की बनाई इस धरती, क्रिएशन, इस प्रकृति के साथ में एक रूपता, वननेस, ठीक है, यानी मुझ में, ईश्वर में और इस बनाई हुई उसकी जो कायनात है, धरती है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम एक ही हैं। हम भी उसी कायनात का हिस्सा है जो ईश्वर ने बनाया, और हम भी उसी ईश्वर की ही कहीं ना कहीं क्रिएशन का पार्ट है, उस ईश्वर का भी पार्ट है। क्लियर है? सो यूनिटी विद गॉड कैन बी अचीव्ड थ्रू इंटेंस लव। अब आप डेवलप कैसे करेंगे? ये थ्योरी थोड़ी है कि मैंने कह दिया कि आप ईश्वर के साथ वननेस एस्टैब्लिश कर लीजिए, तो वननेस आपने कह दिया और एस्टैब्लिश हो गई। नहीं, टू अचीव दिस वननेस यू हैव टू कल्टिवेट द लव, दैट रिक्वायर्ड लव, ठीक है, इंटेंस लव फॉर द गॉड, इश्क। जब तक आपको कुदरत की बनाई हर एक चीज से इश्क नहीं होता, प्यार नहीं होता, लव नहीं होता, तब तक जो है आपके अंदर वो कनेक्शन फील नहीं होगा। तो आपको उस लेवल पर जाना है ना। आप देख रहे हैं कितने हाई लेवल का कंसेप्ट है। इसको डिस्कस करते समय मुझे खुद भी काफी अच्छा लग रहा है कि ये चीज जो है वो किस चीज को टच कर रही है, आपके हार्ट के उस एस्पेक्ट को टच कर रही है कि जब हम प्यार की बातें करते हैं तो ये इंडिविजुअल लेवल पर पर्सन ए और बी के बीच में हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब हायर कंसेप्ट डेवलप हो रहा है तो हायर कंसेप्ट क्या कह रहा है कि यहां पर एक पर्सन के लिए नहीं, टुवर्ड्स एंटायर क्रिएशन, क्रिएशन के लिए, और क्रिएशन के साथ साथ उस क्रिएटर के लिए जिसने बनाया है, ठीक है। तो क्रिएशन के साथ साथ उस क्रिएटर जिसने बनाया है, उस ईश्वर, उसके साथ हमारा जो इंटेंस लव है, ठीक है, बहुत गहरा प्रेम है, इश्क है, जब तक वो एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक वो वननेस फील नहीं होती है, ठीक है। यानी ईश्वर में इतना मेडिटेट करते हैं आउट ऑफ लव, इतना मेडिटेट करते हैं। सूफी में क्या होता है, जो कव्वालियाँ, भजन और संगीत गाया जाता है, उसमें आप देखते हैं कि वो लोग इतना मगन हो जाते हैं, इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि वो क्या महसूस करना शुरू कर देते हैं कि वी आर वन, हम एक ही हैं, हम में, ईश्वर में, उसकी बनाई कायनात में कोई अंतर नहीं है। तो अभी तो जस्ट शुरुआत है, अब आपको रूमानियत की हाइट्स तक लेके जाते हैं, है ना। तो अब तैयार हो जाइए, कुछ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आज कर ही लेते हैं। अब आगे देखो, आगे इसमें कुछ ऐसे सूफी संतों का जिक्र है ना, कुछ ऐसे सूफी जो रियलाइज्ड सोल थे, कुछ साधु थे, संत थे, है ना, साधु संत ही हैं बेसिकली। तो ये किस तरह के आइडियाज को प्रीच कर रहे हैं, किस तरह की भावना को, किस तरह के डिवोशनल रिलेशन को प्रीच कर रहे हैं। प्रीच का मतलब होता है कि प्रचार कर रहे हैं, और ये प्रीचिंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है जैसे टीचिंग, तो आपको सिखाना, है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि टीचर जो आपको सिखा रहा है वो खुद भी फॉलो कर ही रहा है, बता दिया उसको जो आता है, ठीक है, थ्योरेटिकल। बट प्रीचिंग वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। प्रीचिंग वर्ड सिंपली मीन्स टू से कि प्रीचिंग शब्द का सीधा सा अर्थ होता है कि जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वही आपको बताता हूँ।
ठीक है, यानी एक्चुअल में पहले मैं उसका आचरण करता हूं, बिहेवियर करता हूं, एंड देन आई एम टीचिंग यू थ्रू माई बिहेवियर्स, अपने उस व्यवहार से आपको सिखाता हूं। तो ये वो लोग थे, दोज हु वर प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग एंड प्रीचिंग दोज आइडियाज टू द अदर कॉमन पीपल, यानी सामान्य व्यक्तियों को वही चीजें, वही भावनाएं क्या करते थे, बताते थे कि ऐसा करना चाहिए। तो ये बड़ा सुंदर सा नाम आ रहा है, राबिया ऑफ बसरा। ये बसरा शहर का नाम आपने सुना होगा, वहां से बिलोंग करती थी, और इसी शहर की वजह से इन्हें नाम भी दिया गया है राबिया अल बसरी। बहुत रूमानियत भरी इनकी पर्सनालिटी है राबिया अल बसरी की, ठीक है ना। तो इन्होंने आइडियाज़, कुछ सूफ़ी के कुछ मिस्टिक आइडियाज़ प्रीच किए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, है ना। तो राबिया क्या कहती है कि इफ़ आई एडोर यू, है ना, जब प्रार्थना करती हैं, जब अपनी इबादत करती हैं अल्लाह से, तो वो क्या कहती हैं, इफ़ आई एडोर यू आउट ऑफ फियर ऑफ हेल देन, है ना, मतलब मुझे नर्क में, बर्न मी इन हेल, अगर मैं आपको सिर्फ इसलिए प्रार्थना कर रही हूँ, आपकी इबादत इसलिए कर रही हूँ कि मुझे नर्क ना मिले, तो मुझे नर्क की आग में ही जलाओ, ठीक है। इफ़ आई वर्शिप यू, है ना, अगर मैं आपकी पूजा करती हूँ कि मुझे स्वर्ग मिले, है ना, विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ पैराडाइज, है ना, देन एक्सक्लूड मी फ्रॉम पैराडाइज, मुझे पैराडाइज से भी भगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्वर्ग भी मत दो, ठीक है ना। बट इफ़ आई वर्शिप यू फॉर माई ओन सेल्फ, अगर मैं आपकी इबादत अपने दिल के लिए, अपने लिए करती हूँ, तो या अल्लाह कभी भी अपनी निगाहें मुझ पर से हटाना मत, मैं हमेशा तुम्हारी जो सुंदरता है उसको देखती रहूँ। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस कंसेप्ट इज़, कितनी सुंदरता है इसमें, हाउ इनोसेंट दिस, हाउ यू नो बियॉन्ड ये कंसेप्ट है। और इसमें एक्चुअल में जो जस्ट आपने पढ़ा अभी कि हाउ यू कैन फील दैट वननेस, आप उस ईश्वर के साथ एकाकार कैसे स्थापित कर सकते हैं, बाय कल्टिवेटिंग दैट ट्रू लव, इश्क, ठीक है। तो उस ट्रू लव को, तो यहां पे आप वो ट्रू लव देख रहे हैं कि वो कोई एक्सचेंज नहीं चाह रही हैं, राबिया किसी भी तरीके का एक्सचेंज नहीं चाहती हैं, उनको ना स्वर्ग चाहिए, उनको ना नर्क चाहिए, ठीक है ना। नर्क में डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। वो भगवान का नाम इसलिए नहीं ले रही हैं, वो अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं कर रही हैं कि नहीं करेंगी तो नर्क में जला दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं नाम तो ले रही हूं, मुझे नर्क में भी जला दो, आई एम रेडी टू बर्न इन द हेल, ठीक है। और मैं इस एक्सपेक्टेशन से भी नहीं ले रही हूं आपका नाम कि मुझे हेवन मिले, मुझे स्वर्ग मिले, मुझे भगा देना स्वर्ग से भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सच्ची इबादत कर रही हूं, अपने दिल से इबादत कर रही हूं, तो बस मुझे अल्लाह का नूर हमेशा दिखता रहे। सो दैट इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ कंसेप्ट, है ना। उसी तरीके से हमारे बस्तामी साहब हैं एक, ठीक है, बायजाद बस्तामी, ये भी इस्लामिक सूफी थे, इनके भी आपको कुछ कंसेप्ट सेम इस तरीके से मिलेंगे। Sufis used musical concerts, sama, to induce ecstasy and stimulate emotions of love and passion। यानी कि क्या होता था, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको कहा कि आप बहुत सारे ऐसे हमारे सॉन्ग मिल जाएंगे बॉलीवुड में, और तमाम कव्वालियाँ आपको ऐसे मिल जाएंगी। बॉलीवुड में तो फिर भी उतना रूमानियत नहीं रहती है गानों में, कुछ में है कुछ में नहीं है, लेकिन आप कव्वालियाँ कुछ ऐसे सुनिए, कुछ ऐसे भजन सुनिए जो सही मायने में आपके उस हार्ट को जाके टच करेंगे वहाँ पे, ठीक है। वो एक पिन पॉइंट हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ अंदर डिवाइन सा फील करना शुरू कर देंगे। तो वैसे ही सूफी लोग क्या करते थे, म्यूजिकल कंसर्ट्स करते थे, समा बना देते थे, और इस समा, वो जो समा बांधते थे वहां पे क्या होता था, थ्रू दिस म्यूजिकल कंसर्ट दे ट्राई टू इंड्यूस दैट एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है कि आप अपने आनंद की बहुत एक ऐसी अवस्था में हो कि खुशी के मारे उछल पड़े। और ये वो खुशी नहीं है कि आपको कुछ ऐसा, है ना, आईफोन ले लिया आपने, या कुछ ऐसा बड़ा सा, है ना, मटेरियल आपको कुछ गेन हुआ है। ये आपका एक कुछ ऐसा डिवाइन टेस्ट आपको मिलता है कि उस डिवाइन टेस्ट की वजह से यू आर जस्ट जंपिंग, ठीक है। एक्सटेसी, उसे हम एक्सटेसी कहते हैं। तो इस म्यूजिकल कंसर्ट या समा के थ्रू सूफी लोग क्या करते थे, ऐसा समा बांधते थे कि लोग एक्सटेसी में आ जाते थे, ठीक है, आनंद से भर जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, और इमोशंस ऑफ लव एंड पैशन, ईश्वर के प्रति जो पैशन है, जो प्रेम है, वो स्टिमुलेट हो जाता था लोगों के भीतर, और सारा दुनिया, संसार, समस्या, कष्ट जो है वो सब भूल के फेंक दिया उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। और कुछ देर के लिए वो कनेक्टेड हो गए, कहाँ से, विद द गॉड, ठीक है।
with the true love of God, with the true ishq of God. Sufism is open to all regardless of religious affiliations, status and gender. बड़ी खूबसूरत बात इसमें यह भी है सूफीज़म में कि आप देख रहे हैं सूफी के जो लोग हैं ये किसी भी तरीके का रिलीजियस कन्फाइनमेंट नहीं रख रहे हैं कि आप अगर इस्लाम के फॉलोवर हैं, अगर आप इस्लाम को मानते हैं तभी आप आइए। नहीं, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी मजहब को मानने वाले हो, आपके मन में बस वो डिजायर होनी चाहिए, दैट इंटेंस डिजायर टू फाइंड दैट इंटेंस लव ऑफ द गॉड। ठीक है। सो रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस एफिलिएशंस, किसी भी धार्मिक जुड़ाव के जो है यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस एफिलिएशंस, आपका स्टेटस क्या है, आप रिच हैं, पुअर हैं, गवर्नर हैं या कॉमन मैन हैं, यानी खलीफा हैं, सुल्तान हैं, अदने से इंसान हैं, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर फॉर द सूफी सेंट्स। आप आए और समा में बस, ठीक है, भगवान का भजन करिए। Sufism made religion more personal than and less institutional. This is very important concept. You should memorize that how, किस तरीके से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना ही चाहिए कि जो सूफिज्म है, सूफीवाद है, वो क्या कर रहा है, वो धर्म को निजी बना रहा है। धर्म निजी वस्तु है। मैंने कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले कहा भी कि दिस इज द मैटर ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मैटर है धर्म। ठीक है, धर्म इसलिए नहीं है कि आप खड़े हों और बहुत सारी चीजें याद करके और उनको आप एक्सप्रेस करना शुरू कर दें। तो जब तक आप उसको महसूस नहीं करते, जब तक आप रियलाइज नहीं करते, जब तक आप फील नहीं करते, आपके अनुभवों पर वो चीज आती नहीं है, तब तक सही मायने में आपने सिर्फ क्या है, शायद थ्योरी सीखी हुई है, यानी इंस्टीट्यूशनल है वो आपका रिलीजियस जो एक्सपीरियंस है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल है ना। इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन में ये होता है कि आपको सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है, बहुत सारी चीजें याद करा दी जाती हैं आपको, ठीक है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस बाद में गेन होता है। जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो डिग्रीज लेके इंस्टीट्यूशन से, तब आपको दुनिया के एक्सपीरियंसेस गेन होने शुरू होते हैं। ठीक है, तो लाइफ इज सूफिज्म इज more personal, or Sufism made the religion more personal than less institutional. Okay, and less institutional means popularity of Sufism posed a challenge to Orthodox Islam. जैसे जैसे सूफीवाद आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये सूफीवाद कहीं ना कहीं जो पुरानी मान्यताएं थी इस्लाम की, उनको चुनौतियां भी देना शुरू करेगा, उनको कहीं ना कहीं एक थ्रेट पोज करेगा। क्यों? जैसा आपने पढ़ा कि संस्थागत जो धर्म है, इंस्टीट्यूशनल जो रिलीजन है, उसको ये चैलेंज करता था, और रिलीजन के रियलाइजेशन वाले एस्पेक्ट पे, पर्सनल एस्पेक्ट पे ये बहुत ज़्यादा जोर देता था। ठीक है, रिचुअल्स में कोई मतलब नहीं है इनको, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस एफिलिएशन से मतलब नहीं होता था इनको, जेंडर स्टेटस से मतलब नहीं होता था, मतलब भेदभाव किसी तरीके का है ही नहीं, चाहे वो इंसान के लेवल पे हो, जेंडर के लेवल पे हो, उनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड हो, या किसी और तरीके का हो। तो इसकी वजह से आगे देखिए फिर सूफिज़म में भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस का मतलब है बहुत सारे सूफ़ी संतों को भी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उनके इस एटीट्यूड की वजह से, लेकिन जो सच्चे मायने में भगवान से कनेक्टेड है उनको कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब थोड़ा सा वापस से भाव और जो आपकी जो भावनाएं उमड़ रही थी उनसे थोड़ा बाहर आके अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे लर्निंग एंड कल्चर में अभी आपने रिलीजन को देखा, अब इसी में थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ हम मूव करेंगे, साहित्य की तरफ मूव करेंगे। कैसे लिटरेचर में, साहित्य में, बुक्स में जो है वो एक ये कल्चरल एक्सचेंज जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, सो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फिलोसफी एंड साइंस ऑन इस्लाम। धीरे धीरे आपको पता है कि जैसे जैसे उमैया, फिर अब्बासी, और फिर बाद में जब आपकी सल्तनतें विकसित हुई, फातिमिद खलीफत आई, तो यहाँ पे क्या देख रहे थे आप? यहाँ पे आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि फ्री मूवमेंट ऑफ स्कॉलर्स, जो विद्वान होते थे उनका फ्री मूवमेंट होता था, उनको किसी भी तरीके के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे। फ्री मूवमेंट ऑफ आइडियाज, है ना, विचारों का भी फ्री मूवमेंट होता था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हर जो शासक होता था वो चाहता था कि उसके दरबार में एक से एक स्कॉलर लोग आएं और उनका दरबार इस चीज के लिए जाना जाए, पैट्रोनाइज करते थे। तो बहुत सारे ग्रीक और दूसरे फिलोसफर्स जो हैं ये लोग भी आएंगे इन दरबारों में। तो यूरोपियन
जो अचीवमेंट्स हैं थोड़ी बहुत, स्पेशली जो ग्रीक वगैरह हैं, अभी यूरोप की तो पूरी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक हिस्सा, तो इनके जो अचीवमेंट्स हैं साइंस वगैरह में, रिलीजन वगैरह में, सोसाइटी में, इकोनॉमिक्स है, वो भी इस्लाम में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे फिलॉसफी और साइंस जो है ओवरलैप होगा इस्लामिक थॉट से, आइडियोलॉजी से, वैसे वैसे इट क्रिएटेड अल्टरनेट विजन ऑफ गॉड। अल्टरनेट विजन ऑफ गॉड का मतलब है कि अब कहीं ना कहीं तार्किकता का भी ज्यादा सहारा लिया जाने लग गया, साइंस का ज्यादा सहारा लिया जाने लग गया, ठीक है, और क्यूरियोसिटी जो है उसको रीजन, तर्क के आधार पर ज्यादा कसा जाने लग गया, ज्यादा उसको वेरीफाई किया जाने लग गया। तो अल्टरनेट विजन ऑफ गॉड वाज क्रिएटेड, ठीक है। पहले क्या था, पहले सिर्फ आउट ऑफ फेथ था, नो क्वेश्चन, बट क्वेश्चन करना ज्यादा यहां पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। द उमैया एंड अब्बासी खलीफा कमीशनड द ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस बुक्स। तो उमैया और अब्बासी खलीफाओं ने, आपको भी पता है कि इनके दरबारों में बड़े पैमाने पर स्कॉलर्स हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, जो अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, जैसे ग्रीक हो गए, ठीक है, क्रिश्चियन स्कॉलर्स रहते थे उनके दरबारों में, आपने देखा है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, इन लोगों ने धीरे धीरे ट्रांसलेशन शुरू किया, है ना। ग्रीक और सीरियन जो किताबें थी, इन किताबों को अरबिक में ट्रांसलेट किया गया। तो जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, इन क्रिश्चियन स्कॉलर्स में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया इस ट्रांसलेशन में। तो जब यूनानी और सीरियन किताबों में जो ज्ञान था उसको जब अरबी भाषा में अनुवादित किया गया, उसका जो ट्रांसलेशन किया गया, तो नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, और नए नई चीजों का कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन हो रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि अब जो सुल्तान है, सुल्तान नहीं खलीफा ही है, ये आपने अल ममून का नाम सुना ही होगा, ये आपके जो अब्बासी खलीफा हैं, ठीक है। तो अब्बासी खलीफा, आखिरी पावरफुल अब्बासी खलीफा आपके हारून अल रशीद का नाम ने सुना होगा, है ना। तो उन्हीं के दो पुत्र थे, हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है, अब्बासी वंश का जब डिक्लाइन हो रहा था। तो अल ममून साहब जो है खलीफा है उस समय, उन्होंने इन स्कॉलर्स की हेल्प से आगे जाकर एक लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट, यानी एक संस्था ही बनाई। उस संस्था को आप ऐसा एक लाइब्रेरी की तरह ही मान लें, तो लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, जिसे उर्दू में नाम दिया गया, अरबी में नाम दिया बैत अल हकीमा, बैत अल हकीमा, ठीक है। सो दिस वाज द इंस्टीट्यूशन, इट मींस इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, एक संस्था थी जो विज्ञान के लिए डेडिकेटेड थी। एरिस्टोटल्स वर्क, अरस्तु के जो काम थे, आपको पता है यूनानी फिलोसोफर हैं अरस्तु, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इनका नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं इन्होंने टांग अड़ाई हुई है, साइंस के भी, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहलाते हैं एरिस्टोटल, है ना। इतिहास में भी थोड़ा बहुत इनका, सोशल साइंस में भी आप देखेंगे कई सब्जेक्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस में, फिलोसफी में अरस्तु जो है वो हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो अरस्तु के जो काम है, अरस्तु के जो लिटरेरी वर्क हैं, इनका ट्रांसलेशन किया गया कई लेवल पर, बड़े लेवल पर। एलिमेंट ऑफ यूक्लिड टॉलमी, यूक्लिड आपके एक स्कॉलर हैं, इनकी जो एक्टिविटीज और इनके जो वर्क्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया। टॉलमी आपको पता है एक कौन है, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। तो ये टॉलमी जो है, इनका भी जिक्र आता है, टॉलमी की भी जो हिस्ट्रीज हैं उनको स्टडी किया गया। तो आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर लिटरेचर जो है उसकी स्टडी की जा रही है, और वो लिटरेचर कहीं ना कहीं और इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग को डीप कर रहा है। इंडियन वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, भारत में जो काम किया गया था आपके एस्ट्रोनॉमी में, यानी ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष के फील्ड में, ठीक है, गणित में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन्स में, ठीक है, आयुर्वेदा और चिकित्सा शास्त्र में, इन सब का अरबिक में, अरबी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर यहीं से, जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड के एरिया से ये ज्ञान जो है वो आगे पहुंचेगा, कहां पर, यूरोप में पहुंचेगा, और फिर यूरोप के देशों में ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इवन ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पहुंचेगा, इसकी वजह से यूरोप में बड़े लेवल पर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस भी होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी यूरोप की सोसाइटी को बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देने में और साइंटिफिक एडवांसमेंट देने में इस चेंज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो फ्लो चार्ट अभी आप देख रहे थे जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। चलिए, स्टडी ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स, नए नए विषयों का जो अध्ययन है जैसे जैसे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे मैंने क्या कहा कि ये रीजन, तर्क शक्ति को और बढ़ाता चला गया, क्रिटिकल इंक्वायरी को और बढ़ाता चला गया। क्रिटिकल इंक्वायरी क्या होती है कि आप किसी भी इवेंट, पर्सन, मतलब कोई भी चीज है, चाहे वो घटना हो, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो,
उसको क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज मीन्स होता है उसकी तहों को, उसकी परतों को खोदना शुरू करते हैं। क्यों? है ना, अपनी क्यूरियोसिटी और अपने क्वेश्चंस जो हैं आपके, इन क्वेश्चंस के लेवल पर उसको आप रिजॉल्व करना शुरू करते हो कि अच्छा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या फिनोमेना है। ठीक है, सो क्रिटिकल इंक्वायरी वाज प्रमोटेड एज द न्यू सब्जेक्ट्स वर इनकॉर्पोरेटेड। जैसे जैसे नए नए शब्द, नए नए सब्जेक्ट्स, नए नए विषय जो है अध्ययन किए गए। आप देख रहे हैं अभी जस्ट आपने देखा कि इस्लामिक दरबार में कैसे अलग अलग क्रिश्चियन स्कॉलर्स, ग्रीक स्कॉलर्स और उनका ट्रांसलेशन हो रहा था उनके लिटरेचर्स का। तो इसकी वजह से नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे थे, मेडिसिन आ रहा है, एस्ट्रोनॉमी आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है। ठीक है, तो इन सब का कुछ इम्पैक्ट ही तो पड़ रहा होगा। सोचने के नजरिए में इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, जब आप मेडिसिन साइंस पढ़ेंगे। उसके एग्जाम्पल भी अभी आप देखोगे जस्ट। ठीक है, सो इट इन्फ्लुएंस द इस्लामिक इंटेलेक्चुअल लाइफ, यानी धीरे धीरे इस क्रिटिकल थिंकिंग ने कहीं ना कहीं इस्लामिक सोसाइटी को और बौद्धिक रूप से, या उस बौद्धिक जीवन को, बौद्धिक लाइफ को और क्या किया, फ्लॉरिश किया, संपन्न किया, इन्फ्लुएंस किया उसको कहीं ना कहीं। ठीक है, scholars Mu'tazila used Greek logic and reasoning kalam to defend Islamic beliefs। अब आप देखो कि यहां पर प्रोग्रेसिव चीज दिखनी शुरू हो रही है आपको, यानी जो स्कॉलर्स हैं, जो उलेमा हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं ग्रीक लॉजिक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइंटिफिक फिनोमेना का एग्जाम्पल ले रहे हैं, रीजन, तर्क शक्ति का एग्जाम्पल लेकर क्या कर रहे हैं, जो इस्लामिक बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं, उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कोरी फेथ जो थी, उस कोरी फेथ से, एकदम ब्लाइंड फेथ से निकल के रिलीजन जो है वो तर्क की कसौटी पर कसा जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अदरवाइज सस्टेन नहीं हो पाता। चीजें क्या हो जाती, चीजें जो है फेड आउट हो जाती, चीजें शायद कहीं समय की रेत में खो गई होती। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि अब क्या किया जाए, तर्क के आधार पर चीजों को एस्टैब्लिश किया जाए। इससे बड़े पैमाने पर और इन्फ्लुएंस होगा, बाकी सोसाइटी कन्वर्जन में भी हेल्प मिलेगी। चलिए, इब्न सीना, ये एक पर्सन है, 1982 आगे 1037 के आसपास रहेंगे। तो इब्न सीना जो है वो एक चिकित्सक हैं, एक डॉक्टर हैं, और साथ साथ एक फिलोसोफर भी हैं। उस ज़माने में ये पॉसिबल हो जाता था, आज के ज़माने में भले पॉसिबल ना हो, पॉसिबल तो आज भी कुछ भी है, लेकिन उस ज़माने में ये ज़्यादा आसान होता था कि आप फिलोसोफर भी हो सकते हैं, कारपेंटर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, ब्लैकस्मिथ भी हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हो सकते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो सकते हैं आप। ठीक है, मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। लेकिन आजकल तो एक ही चीज़ में सब जो है वो परफेक्शन हासिल करते करते जीवन निकल जाता है। डॉक्टर ही बनना चाहोगे तो MBBS MS MD करते करते जीवन इतना निकल जाएगा कि बचेगा कुछ नहीं, कुछ समय बचेगा तो मरीजों की देखभाल में निकल जाएगा। तो फिलोसोफर बनने का ज़्यादा समय नहीं बचता। चलो, सो इब्न सीना जो है ये मेडिसिन के जानकार हैं, फिलोसोफर भी है, डॉक्टर भी हैं। तो इनका एक मान्यता था, ठीक है, मान्यता क्या है, ये उस चीज पर भरोसा नहीं करते थे जिस पे क्रिश्चियन बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। क्यों? क्योंकि इसी साइंस की बदौलत अब ये ज्यादा रीजनिंग और लॉजिकल एस्पेक्ट पे जा रहे हैं। तो किस पे भरोसा नहीं करते थे? इन द रिसरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो डे ऑफ जजमेंट क्या कहता था? डे ऑफ जजमेंट यानी आखिरी कयामत का जो दिन आएगा, उस कयामत के दिन में क्या होगा कि भाई सबका जजमेंट होने वाला है, रिसरेक्शन, ईसा मसीह वापस से आएंगे। ठीक है, ईसा मसीह वापस से आएंगे, रिसरेक्शन, पुनर्जीवित हो उठेंगे। ठीक है, तो इस बात पर वो भरोसा नहीं करते। तो उनका कहना था कि देखो ऐसा है, बात नहीं कितनी भी कर लो, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से ये जो चीज है दैट इज जस्ट एक बात है, एक आर्गुमेंट है, एक थ्योरी है बस, इसके अलावा इस थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं है। मेडिकली इट इज इम्पॉसिबल, है ना, उन्होंने कहा मेडिकली इट इज इम्पॉसिबल। और उस जमाने में इस कंसेप्ट को चैलेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन फिर भी डेयर तो देखिए कि कहीं ना कहीं इब्न सीना ही बिलोंग्स टू इस्लाम, लेकिन फिर भी आप देखो कि फेथ से निकलकर कितना लॉजिक और साइंस में ये डिटरमिन्ड है कि इन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी को चैलेंज कर दिया, इतने बड़े रिलीजियस बिलीफ को चैलेंज कर दिया कि अरे आप कुछ भी कह लो, लेकिन मेडिकली ये पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी इंसान इतने दिनों तक जमीन में दफन रहे और उसके बाद फिर निकल के आ जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, फिर रिलीजियस काउंटर पार्ट जो हैं वो कुछ ना कुछ आर्गुमेंट वगैरह देंगे, बट मेडिकली इन्होंने इन चीज़ों को सीधा कैंसिल कर दिया। इसके बाद एक किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, अल कानून फिल तिब, कैनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं इसको, जिसमें बहुत सारी दवाइयों की लिस्ट है। एक्चुअली इसमें क्या है कि
इस एक बुक ही है पूरी, इसमें बहुत सारी लिस्ट बनाई हुई है, अलग 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 प्रकार की दवाइयों की लिस्ट बनाई हुई है। इसमें क्या पॉइंट आउट किया गया इस किताब में, कुछ और दूसरे जो एस्पेक्ट पॉइंट आउट किए गए हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटिक्स, यानी खाने पीने का, डाइट का आपकी हेल्थ पे क्या रोल रहता है। तो आप देखो किस लेवल तक नॉलेज पहुंच चुका था कि लोग जानते थे कि देखो ऐसा है कि अच्छी हेल्दी डाइट या जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो खाना कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, हमारी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो इंडिया में जैसे आप देखो अभी ये मेडिसिन वगैरह का जो नॉलेज है वो कहाँ से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है इनको, है ना। तो आयुर्वेद में बहुत पहले से ये चीज कही जा रही है ना, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, यानी जैसे जैसे भोजन में शुद्धता होती है वैसे वैसे सत्व की शुद्धता होती है, बॉडी में भी उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखे जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट ऑन हेल्थ, यानी कि डाइट के साथ साथ आपकी जो आपका जो स्वास्थ्य है उसमें वातावरण का और जलवायु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। यानी जलवायु परिवर्तन के साथ साथ, क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ साथ, इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ में हेल्थ कंसर्न्स भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। कॉन्टेजियस नेचर ऑफ सम डिजीज, अब आप देखो इस लेवल तक नॉलेज पहुंच गया है कि इनको पता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं, ठीक है। यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो आपके पास में खड़ा है 3 बार छींक दिया तो आप समझ लो कि आपका भी कहीं ना कहीं अब बेड़ा गर्क होने वाला है, ठीक है। सो कॉन्टेजियस नेचर ऑफ सम डिजीजेस, यानी बहुत सारी बीमारियों का जो संक्रमण का नेचर है ना, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट की वो किस तरीके से स्प्रेड होती हैं, ठीक है, इसके बारे में जानकारी हो चुकी थी उस जमाने तक। तो कुल मिला के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफी डेवलप हो रहे हैं हमारे सेंट्रल इस्लामिक लैंड के लोग। अब थोड़ा वापस से कल्चर की तरफ चलेंगे, यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे दोनों चीजें आ जाएंगी, यहां पे लिटरेचर और कल्चर वापस से दोनों मिक्सअप होके आ रहा। इन मिडिवल इस्लामिक सोसाइटीज, जो मध्यकालीन इस्लामिक समाज था, वहां पर फाइन लैंग्वेज एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन वर द मोस्ट अप्रिशिएटेड क्वालिटीज। थोड़ा सा कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, या पर्सनालिटी के एस्पेक्ट से देखा जा रहा है कि किस तरीके के लोगों को एक बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता था, ठीक है, किस तरीके के लोगों को ज्यादा इज्जत मिलती थी, किस तरीके के लोगों को भगा दिया जाता था, ठीक है। सो इन मेडिवल इस्लामिक सोसाइटीज, मध्यकालीन इस्लामिक समाज में आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ठीक है, फाइन लैंग्वेज, बड़ी भाषा पे आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है, कमांड है, जब आप बोलते हैं तो आप सबको खुश कर देते हैं। सो फाइन लैंग्वेज एंड क्रिएटिव इमेजिनेशंस कि भाई ये कर ले हम, वो कर ले हम, ठीक है। तो क्रिएटिव इमेजिनेशंस वर द मोस्ट अप्रिशिएटेड क्वालिटीज। इन गुणों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था, बहुत ज्यादा मतलब सम्मान दिया जाता था। अदब, इन क्वालिटीज को क्या माना जाता था? अदब, ठीक है, ये एक शब्द है, तो अदब का मतलब ही होता है वो सारी क्वालिटीज। सो अदब की परिभाषा चेंज होती चली जाएगी जैसे जैसे क्वालिटीज और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी पर्सन्स में, तो अदब की डेफिनेशन भी चेंज होगी। फिलहाल अदब जो है उसका मतलब है अटर विच इंप्लीमेंटेड लिटरेसी एंड कल्चरल रिफाइनमेंट, ठीक है, या टर्म विच इज अप्लाइड इन लिटरेसी एंड कल्चरल रिफाइनमेंट, कि कोई भी व्यक्ति, ऑब्वियस सी बात है, सुंदर भाषा का प्रयोग कब करेगा? जब वो बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा है, ठीक है, यानी कि उसकी लिटरेसी जो है वो बहुत अच्छी है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बोलेगा, लेकिन ये माना जाता था कि जैसे आजकल नहीं कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हो क्या, अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा रूडली बात करी किसी से तो सबसे पहले वो यही कहेगा कि है ना, लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि पढ़े लिखे जो शब्द है, कॉन्सेप्ट हैं, इनको डायरेक्टली किस चीज़ से जोड़ा जाता है? सिविलाइज्ड से जोड़ा जाता है ना। हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स, आइडियाज, ठीक है, इससे जोड़ा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिटरेसी को इस चीज़ से जोड़ा गया, फाइन लैंग्वेज से एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन से, ठीक है। एंड कल्चरल रिफाइनमेंट का मतलब है कि अब आप सिविलाइज्ड हैं, और ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि कल्चर में क्या है, पहले एक अनसिविलाइज्ड आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कल्चरल रिफाइनमेंट जब होता है तब आप सिविलाइजेशन की तरफ जाते हैं। जैसे कपड़े पहनने के ढंग में आप देखें तो शुरू से लेके मध्यकाल से लेके आज तक आप देखेंगे तो अब कपड़ों के ढंग में कितना ज़्यादा बदलाव आ गया है, ठीक है, किस किस तरीके के कपड़े, बोलने के तरीकों में कितना बदलाव आ गया है, खाने पीने के तौर तरीकों में, है ना, उनमें जो सोफिस्टिकेशंस हैं, टेबल मैनर्स, ये कितने ज़्यादा आगे स्प्रेड होते चले जा रहे हैं। तो कल्चरल रिफाइनमेंट होता चला जा रहा है, यानी सोफिस्टिकेशन बढ़ रहा है और सिविलाइज्ड किया जा रहा है उन चीज़ों को, ठीक है। एटिकेट्स, मैनर्स जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस किए जा रहे हैं इनमें।
अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडेड पोएट्री, पोएट्री POETRY, पोएट्री, नज्म एंड प्रोज, नथ्र। तो एक तो साथ साथ अदब ये था, लेकिन समय के साथ साथ फिर अदब में कुछ और चीजें आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा, है ना। शुरुआत में तो अदब का मतलब ये होता था कि आप बहुत बढ़िया, यू आर अ नाइस ओरेटर, बहुत अच्छा बोलते हैं, फाइन लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपकी कमांड है, बहुत अच्छी भाषा का आपको ज्ञान है, ठीक है, शब्दों का चुनाव बड़ा सुंदर है आपका, और शब्दों के चुनाव के थ्रू आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन है कि आप कितना क्रिएटिव है, कितना इनोवेटिव है, ये समझा जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ अदब की डेफिनेशंस मैंने कहा को बदलेंगी भी, तो अदब जो है कुछ और अभिव्यक्तियों को भी इंक्लूड करेगा। तो अदब फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड पोएट्री, यानी समय के साथ साथ ये माने जाने लगा कि अच्छा तो बोलता ही है, क्रिएटिव इमेजिनेशन है, साथ साथ वो व्यक्ति जो अदबी है, अदब वाला व्यक्ति है, उसको कुछ नज्म आनी चाहिए, पोएट्री आनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ रुबाइयाँ उसको आनी चाहिए, है ना, कुछ गज़लें, शेर, शायरी, ये सारी चीज़ें जो है आनी चाहिए, है ना। एंड प्रोज, तो पोएट्री एंड प्रोज, प्रोज का मतलब सेंटेंसेस या पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ, अरबी में इसको नथर भी कहते हैं। तो यानी आप थ्रू स्टोरीज, थ्रू शॉर्ट स्टैंजाज कुछ ऐसा बोले, है ना, शॉर्ट स्पीच दें, या फिर आप कुछ ऐसी गज़लें, नज्म पेश कर दें जिनसे आप महफिल में छा जाएं, है ना। तो ये भी एक अद माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि लोग इनको याद रखेंगे, और जब भी ऐसी कंडीशंस होंगी, जब भी ऐसी सिचुएशंस होंगी, जब ऐसा लोग बैठेंगे, तो उस दौरान अपनी याद की हुई इन प्रोज और पोइट्रीज को, नज्म और नथ्र को पेश करेंगे, है ना, जिससे क्या होगा कि हाँ ये पर्सन जो है बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। सो मोस्ट पॉपुलर पोइट्रिक कॉम्पोजिशन वाज द कसीदा, इसे ऊद भी कहते हैं, कसीदा, डेवलप्ड बाय अब्बासीद पोएट। अब्बासी खलीफाओं के दौर में एक बहुत सुंदर तरीके का पोएटिक कॉम्पोजिशन किया गया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, मोस्ट पॉपुलर था ये क्या था, कसीदा पढ़ना। शायद आपने सुना भी होगा, कुछ एप्रिसिएशंस करना, कुल मिला के, है ना, गुणगान करना, ग्लोरिफिकेशन करना। तो आपने सुना भी होगा, सामान्य शब्दों में, सामान्य बोलचाल की भाषा में कई बात कहा जाता है कसीदे पढ़ना, ठीक है, कसीदे पढ़ना मतलब उसको बहुत ग्लोरीफाई करना, ठीक है ना। तो नॉर्मली होता क्या था कि ये जो दरबार में होते थे ना आपके कवि वगैरह लोग होते थे, ये लोग क्या करते थे, ये कसीदे पढ़ते थे खलीफाओं को, सुल्तानों को खुश करने के लिए, ठीक है, जो लोग उनको पैट्रॉन करते थे। पोएट्स ऑफ पर्शियन ओरिजिन रिवाइटलाइज्ड एंड रीइन्वेंटेड अरबिक पोएट्री एंड चैलेंज्ड द कल्चरल हेजेमनी ऑफ अरब्स। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि अरब के लोग तो इन चीजों को डेवलप कर ही रहे थे, अरबों के साथ साथ में जैसे जैसे इस्लाम आगे बढ़ा और बाकी प्रोविंसेस आई, तो वैसे वैसे जो पर्शियन यानी कि फारसी लोग हैं, इन लोगों ने भी क्या किया, इसको पुनर्जीवित किया, रिवाइटलाइज किया, और उसमें नई नई चीजें ऐड की, ठीक है, किसमें, अरबिक पोएट्री में। और इस तरीके से अरबिक पोएट्री में ही अरबों को चैलेंज मिला, किनकी तरफ से, आपके पर्शियन जो कवि हैं उनकी तरफ से। अभी तो आप देखोगे अभी और नए नए कारनामे होने वाले हैं। नए नए कारनामे क्या होने वाले हैं कि पर्शियन जो है, फारसी जो कवि हैं, वो अरबों की जो लीडरशिप है, हेजमनी है, यानी कि एक छत्र राज्य, उसको चैलेंज तो कर ही रहे थे। उसके साथ साथ कुछ नए लोग हैं, ये नए लोग क्या हैं, कुछ नई थीम्स पर जो है वो पोएट्री डेवलप करने वाले हैं। सो अबू नवास नाम के एक पर्सन है ना, अबू नवास ने क्या किया, कंपोज्ड पोएट्री, यानी अब जो नज्म लिखी जाएंगी, जो कविताएं लिखी जाएंगी, जो गजलें लिखी जाएंगी, उनके थीम को ही चेंज किया, उनमें नई थीम्स ऐड करनी शुरू कर दी। और इन नई थीम्स का जो सब्जेक्ट होता था वो थोड़ा सा मतलब अलग ही होता था। एक तरीके से आप देखोगे विशेषता आज के समय से लोग इसको तो अच्छा भी है, और थोड़ा सा ऐसा मान सकते हैं कि एंटी सोशल टाइप में भी है, ठीक है। सच एज वाइन, यानी उस थीम में, पोएट्री के थीम पॉइंट में कहीं ना कहीं क्या आ गया, वाइन आ गया, मदिरा, शराब ये आ गई, ठीक है। तो इसको भी एक एंगल से, पोएट्री के एंगल से देखा जाने लग गया। एंड मेल लव, मेल लव, तो यहां पर जो प्रेम का, लव का ऑब्जेक्ट था वो बेसिकली मेल। मेल का मतलब यहां पर सिर्फ ये नहीं होता था कि वो पुरुष ही होगा, ध्यान रखिएगा, मैस्कुलिन कैरेक्टर से रिलेटेड होता था, ठीक है। मैस्कुलिन का मतलब होता था कि जैसे मान लो भले आपका लव ऑब्जेक्ट या जो भी डिस्कशन चल रहा है, प्रेम
जिसके भी बारे में, भले वो महिला ही क्यों ना हो, वुमेन ही क्यों ना हो, लेकिन उसके कुछ ब्रेवरी वाले इंसिडेंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो यानी उसको भी कहीं ना कहीं उसमें भी मैस्कुलिन इंपोजिशन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो वाइन और मेल लव वाज जो है इमर्ज एज अ न्यू थीम ऑफ द पोएट्री, यानी कि उस जमाने में कविता के नए सब्जेक्ट्स, नई थीम, नया बेस बना, और वो था वाइन और मेल लव। आफ्टर अबू नवास के बाद, ठीक है, कुछ और पोएट्स थे जिन पोएट्स ने इन चीजों को भी, वाइन और मेल लव को आगे एड्रेस करना शुरू किया एज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर पैशन इन मैस्कुलिन। तो जैसा मैंने कहा, यहां पर मेल लव की बात जब मैं करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर जगह पर लव ऑब्जेक्ट एक मेल पर्सन होगा, व्यक्ति बस की बात नहीं कर रही है ये चीज, ये गुणों की भी बात कर रही है, क्वालिटीज की भी बात कर रही है, यहां पे आप समझना, ठीक है। इसीलिए मैस्कुलिन शब्द का यूज किया गया यहां पे, ठीक है। यानी वुमेन भी हो सकती है, लेकिन वो कारनामे ऐसे करेगी जो मैस्कुलिन होंगे, थोड़े बहादुरी वाले कारनामे, या फिर उस जमाने के हिसाब से कुछ ऐसे काम करेगी, ठीक है, जो अमूमन औरतों के लिए ज्यादा बस की बात ही नहीं है उनके, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो एक मैस्कुलिन एक्ट तो हो गया, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है विल बी योर लव ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा वाइन जो है, वाइन तो अब कुछ कहने ही नहीं है, वो हर दौर में कविता का जो है, पोइट्री का ऑब्जेक्ट रही है और आगे के दौर में भी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। चलिए, सूफीज ग्लोरिफाइड द इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड बाय द वाइन ऑफ मिस्टिकल लव। सूफी तो जहां आते हैं वहां तो कहर ढा देते हैं। कैसे? जब सूफी इसी चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो सूफियों ने इंटॉक्सिकेशन, यहां पर इंटॉक्सिकेशन से मतलब है नशे से, ठीक है, नशा। तो नशा दो तरीके का हो गया, एक हो गया कि आपको बोतल का नशा है, ठीक है, और दूसरा नशा कौन सा हो गया, आपको भजन का नशा है, ठीक है। तो यहां पर जो सूफी हैं वो क्या कह रहे हैं, सूफी ग्लोरीफाइड द इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड बाय द वाइन ऑफ मिस्टिकल लव। तो आपको यह नहीं समझना है कि सूफी भी उसी वाइन की तरफ जा रहे हैं। सूफी क्या कह रहे हैं कि जो वो डिवाइन लव है, उस लव का जो नशा होता है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो अलग अलग पोएट हैं, उनके अलग अलग एंगल्स हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर नशे से मतलब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कविताओं में, नज्म में, ठीक है, जो लविंग एक्सचेंज या लविंग एंगल डिस्कस किया जा रहा है, वो लविंग एंगल अलग अलग चीज़ों को लेके, जैसे कुछ लोग हैं वो वाइन और मेल लव तक ही सीमित हैं, क्वालिटीज़ तक सीमित हैं, और कुछ लोग उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, पर्सन के, भगवान से सीधे उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी जिस तरीके से आपको शराब सेवन करने के बाद, वाइन कंज्यूम करने के बाद में जो इंटॉक्सिकेशन होता है, जिस टाइप का नशा फील होता है आपको, उससे कई हजार गुना इंटॉक्सिकेशन, नशा, आनंद आपको फील हो सकता है इन द मिस्टिकल लव ऑफ गॉड, ठीक है। तो ईश्वरीय प्रेम में आपको उसी तरीके का आनंद महसूस हो सकता है, ठीक है, अगर आप प्रयास करें। बाय द अरब कॉन्कर्ड ईरान, जब तक अरबियों ने ईरान को कॉन्कर किया था, पर्शिया के एरिया को कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, उस जमाने तक पहलवी, द लैंग्वेज ऑफ सैक्रेड बुक्स ऑफ ईरान वाज इन डिके। उस जमाने तक धीरे धीरे जो पहलवी भाषा थी, पहलवी भाषा जो कि फारसी या ईरानी लोगों के जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं, प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं ईरान का, ठीक है, ईरान से जो एंशियंट टेक्स्ट्स हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनकी भाषा है पहलवी। तो वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, अपने डिके की तरफ थी, यानी वो भाषा धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही थी, ठीक है, उसका इरोजन होता चला जा रहा था, उसका विघटन होता चला जा रहा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब अरबों ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ, अ न्यू वर्जन ऑफ पहलवी, यानी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, है ना, उसमें बहुत सारे अरबी जो है वो शब्दों के को मिलाकर, ठीक है, एक नई लैंग्वेज बनाई गई जो कि पहलवी का ही एक वर्जन थी, पहलवी का ही एक रूप थी, विद अ ह्यूज वोकैबुलरी सून डेवलप्ड। यानी कि एक नई भाषा बनाई गई, जल्द ही डेवलप की गई, जो थी बेसिकली पहलवी ही, लेकिन उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी गई, यानी उसका रूप थोड़ा सा बदल गया, उसी को न्यू पर्शियन लैंग्वेज कहा गया। तो हमें लिटरेचर्स में, पोइट्री में ईरान वगैरह के उन जो है
इन 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 लैंग्वेजेस का भी रिफ्लेक्शन मिलता है, ये लैंग्वेज भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, समानिद कोर्ट पोएट रुदाकी वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री। ठीक है, समानिद कोर्ट में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम है रुदाकी, इनको माना जाता है नई जो आपकी फारसी पोएट्री है उस फारसी पोएट्री के जनक माना जाता है, फादर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ये जो मिक्स्ड लैंग्वेज थी, ये जो न्यू वर्जन ऑफ पहलवी है ईरानी का, ईरानी लैंग्वेज का, या मैं कहूँ पहलवी भाषा का जो नया लैंग्वेज है मिक्सअप वाला, उसको आगे बढ़ाया, उसको बहुत पैट्रोनाइज किया, उसमें नई नई पोएम्स लिखने शुरू करी। ठीक है, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री। इसीलिए इनको न्यू पर्शियन पोएट्री का, न्यू या नई ईरानी जो कविता है उसका फादर भी कहा जाता है। इट इंक्लूडेड शॉर्ट लिरिकल पोएम। अब इस न्यू वर्जन ऑफ पोएट्री में किस तरह की पोएट्री हुआ करती थी, तो 4 लाइन की, 5 लाइन की, स्पेशली 4 लाइन की छोटी छोटी कविताएं या नज्म या गजलें हुआ करती थी। ठीक है, इट इंक्लूडेड शॉर्ट लिरिकल पोएम। लिरिकल पोएम की जब बात करता हूं मैं, तो इसका मतलब है कि आप जब भी कोई लाइन बोलते हैं तो उनके जो स्टैंजाज हैं आखिर में, वो स्टैंजाज एक रिदमिक, एक लिरिकल टर्म में खत्म होंगे। ठीक है ना, जैसे नॉर्मली गाना ही गाते हो, तो जब हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंसेस के फॉर्म में, तो उनकी रिदम बने चाहे ना बने कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं इसमें कहीं कोई बहुत ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूं और दूसरा सेंटेंस जो है वो पहले सेंटेंस के खत्म हुए वर्ड के अकॉर्डिंग ही रिदम में सेट होता है, ऐसा तो है नहीं, है ना। बोले जा रहे हैं बस समझाने के हिसाब से, अपने हिसाब से जहां जो चीज आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपन। लेकिन अभी अब मैं कविता सुनाना शुरू करूं और इसी तरह से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही कविता सुनाऊं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डाइजेस्ट करना आपके लिए। तो कविता सुनाने में कंडीशन क्या होगी कि मैं जैसे शुरू करता हूं, पहली लाइन मैंने बोली और पहली लाइन का आखिरी वर्ड जहां खत्म होता है, तो दूसरी लाइन का भी कुछ वैसा ही मजा होना चाहिए, यानी दूसरी लाइन भी कुछ सिमिलर टाइप के एक्सेंट में ही खत्म होनी चाहिए, तब तो वो पोएम होगी ना, अदरवाइज फिर तो वो कुछ और ही हो गई। तो यहां पर शॉर्ट लिरिकल पोएम्स जो है, जिन्हें आप गजल कह रहे हैं, है ना, ये और रुबाइयाँ, साथ में रुबाइयाँ भी गजल का एक फॉर्म है। प्लूरल कहें तो इन्हें आप रुबाइयत कह सकते हैं, सिंगुलर कहें एक छोटी गजल टाइप की, कविता टाइप की, तो उसे आप रुबाई कह सकते हैं। तो इनका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, है ना। रुबाई जैसा मैंने कहा 4 लाइन स्टैंजा, 4 लाइन स्टैंजा की एक लिरिकल पोएम है। कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किस किस चीज को एक्सप्रेस करने में। आपका जो बिलव्ड ऑब्जेक्ट है, आप किसी से प्रेम करते हैं, जो आप किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता को एक्सप्रेस करने के लिए आप कुछ गजल या रुबाई बोल सकते हैं जिसमें उसकी सुंदरता का ग्लोरिफिकेशन हो, खुश भी हो जाए वो, ठीक है ना, कि चलो आज सुबह सुबह बड़ाई हो गई। या फिर पैट्रॉन, पैट्रॉन का मतलब है कि जो सुल्तान साहब हैं, जो खलीफा हैं, या जो भी आपको शरण दे के रखे हैं, जो भी आपके पैट्रॉन हैं, आपने उनकी बढ़ाई जो है ना कर दी, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, या नॉर्मल भी कर दोगे तो खुश हो जाएंगे सुबह सुबह उठ के, और आपने कहा आपके जैसा शहंशाह तो संसार में हुआ ही नहीं, ना पैदा हुआ था ना होगा, आप ही वन पीस हैं। तो इस तरीके से जैसे ही आपने ये कहा तो उन्होंने कहा बताओ क्या इनाम चाहिए आज, यानी कि कहीं ना कहीं पैट्रॉन्स भी आपके खुश हो जाते थे। और एक्सप्रेस फिलॉसफी, इसके अलावा आप कई बार रुबाइयों का इस्तेमाल फिलॉसफिकल मैसेजेस को भी कैरी करने के लिए, मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए कर सकते थे। ठीक है, इसमें जीवन के बहुत सारे, जैसे मैंने आपकी जो हमारी वो बसरी हैं, है ना, अल बसरी जो है हमारी, ठीक है, उनके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, राबिया अल बसरी, है ना, उनका पूरा नाम नहीं आ रहा था, तो राबिया अल बसरी जो है हमारी, उनका हमने जिक्र किया था, कितनी सुंदर सुंदर बातें पोएम्स के थ्रू वो कह रही थी। तो उनमें भी एक लिरिकल जो है वो कॉम्बिनेशन होता था। रुबाई रीच्ड इट्स ज़ेनिथ, रुबाई का जो कंसेप्ट है, यानी इस तरह की लिरिकल एक स्टैंजा में बोली जाने वाली एक बहुत अच्छी कविता, जो जिसका मुखड़ा अंतरा सब बकायदा जो है ना सेट होता था। तो इस तरह की जो कविताएं, नज्म और गजल होती थी, ये लगभग अपने पीक पर पहुंचेंगी कब, जब उमर खयाम है, या 148 से, यानी कि 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में ये जो रुबाइयां हैं, रुबाइयों का कंसेप्ट अपने पीक पर होगा, और इसको पीक में ले जाने का क्रेडिट जाता है उमर खयाम। तो उमर कह दें, या इनकी स्पेलिंग में OMAR भी आ जाता है, उमर खयाम। ठीक है, सो ही इज़ नोन फॉर द रुबाईज। बहुत सारी सुंदर सुंदर कविताएं हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड ऑफ विजडम मिलेंगे जो उमर खयाम के मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे वो कहते हैं कि
दर्द से भागने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दर्द ही क्या है, जीवन है ना। ऐसे मतलब बहुत अलग अलग तरीके की आपको रुबाइयाँ या लाइंस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, उमर खयाम आपको मैंने रुबाइयों से जोड़ा, लेकिन ये बहुत महान आदमी है। उमर खयाम was not only related with these poetries and all, he was an astronomer actually, mathematician, lived in Bukhara, Samarkand and Isfahan. These were the cities. ये वो शहर हैं जहाँ पर most of the life उमर खयाम ने अपनी गुजारी। ठीक है, तो कविता तो थोड़ा पार्ट टाइम हो गई, फिलोसोफर हो गए, है ना। फिलोसोफर के साथ साथ बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हैं, मैथमेटिशियन हैं, जिनके बहुत सारे बुक्स हैं और अच्छे कंसेप्ट्स भी हैं जो आगे जाके फ्लॉरिश होते हैं। ये देखिए, डू नॉट कंप्लेन अबाउट योर पेन्स, इट इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि आप दर्द के बारे में कभी कंप्लेन ना करें, दर्द के बारे में शिकायतें ना करें। क्यों? क्योंकि ये दर्द ही जो है वही तो दवा है, वो सबसे बड़ी दवा है। तो दर्द ही अपने आप में सबसे बड़ी दवा है ना। सो हाउ फिलोसॉफिकल दीज लाइन्स आर, कितनी दार्शनिक हैं ये लाइनें, और इनमें उमर खयाम के जीवन का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास, या 11वीं शताब्दी की जब शुरुआत हो रही थी, तो कुछ और परिवर्तन देखने को मिल रहा था। ठीक है, कहां पर? स्पेशली अब देखो, अब अरब से कहानी फारस की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है ना, ईरान की तरफ। ईरान से फिर और आगे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने पॉलिटिकल शिफ्ट भी इसी तरह से देखा था। अरब से इस्लाम शुरू हुआ, इसके बाद आपका उमैया है ना जो है वो दमिश्क में आ गए, अब्बासी बगदाद में आ गए, उसके बाद फिर बाकी के जो सुल्तान हैं, खलीफा हैं, वो बाकायदा इधर खुरासान की तरफ और आ जाएंगे, अफगानिस्तान की बाउंड्रीज तक पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो कल्चर भी तो पूरा स्प्रेड हो रहा है इधर। तो 11वीं सेंचुरी के आसपास गजनी जो होता था बिकेम द सेंटर ऑफ पर्शियन लिटरेचर। क्यों? क्योंकि अब गजनी जो है वो एक पावरफुल सेंटर के रूप में उभरेगा। पावरफुल सेंटर के तौर पर जब उभरा तो वहां पर बहुत सारे लोग क्या हैं, ऑब्वियसली बात है, शिफ्ट होंगे। स्कॉलर्स तो हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे जो थोड़ा परमानेंट टाइप का हो, यानी कि कमजोर होगा तो कोई भी उसके ऊपर आक्रमण करेगा, निपटा देगा, और फिर इनको भागना पड़ेगा। तो ढूंढते रहते थे कि कोई पावरफुल सुल्तान मिले ही, है ना, ताकि थोड़ा लंबे दिनों तक वहां रहें खाएं, तो परमानेंट रहने का इंतजाम हो। सो महमूद ऑफ गजनी गैदर्ड अराउंड हिम ग्रुप ऑफ पोएट्स, यानी गजनी जो था महमूद, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है ना। तो यहाँ पर लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसका रेफरेंस आ रहा है। तो गजनी का जो महमूद था, इसने भी अपने दरबार में बहुत सारे लोगों को अपने चारों तरफ, जो स्कॉलर्स थे, पोएट्स थे, उनको पैट्रोनाइज किया हुआ था, शेल्टर दे रखी थी। ठीक है, और इवन जैसा मैंने कहा ना, स्कॉलर्स भी ढूंढते रहते थे जगहों को, और खुद सुल्तान भी चाहते ही थे कि उनकी दरबार जो हो वो बड़े बड़े स्कॉलर्स, महान पोएट्स और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे जो है उनसे भरा रहे वो दरबार, है ना, ताकि आइडियाज एक्सचेंज हो, है ना, जब भी दरबार में बैठे तो बोर ना हो, है ना, कुछ अच्छे अच्छे डिस्कशन चलते रहे। हु कंपोज एंथोलॉजीज, दीवान्स एंड एपिक पोएट्री मथवानी, यानी ये सारे जो स्कॉलर्स थे, इन सारे स्कॉलर्स ने क्या किया, एंथोलॉजीज प्रपोज करी, डायनेस्टिकल उनका जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो प्रपोज करा। इसके अलावा बहुत सारे एपिक पोएट्रीज जो हैं, यानी कि कविताएं वगैरह, वो प्रोड्यूस करी, और जो दुनिया के कोने कोने पर आगे फैलेंगी। इन्हीं में से एक बहुत फेमस आपका पर्सन है जिसका नाम सुना होगा आपने पहले भी शायद इतिहास में, फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी का एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है शाहनामा। ही कंप्लीटेड द शाहनामा, बुक ऑफ किंग्स। 30 साल लग गए थे इस इंसान को ये किताब कंप्लीट करने में, फिरदौसी का जो शाहनामा है ना। तो इसका नाम ही है क्या, शाहनामा। तो शाहनामा का मतलब है बुक ऑफ किंग्स, शाहनामा यानी कि बुक ऑफ किंग्स। इसमें इसने बहुत सारे डायनेस्टिकल जो रूल्स हैं उनका वर्णन किया है। स्पेशली इसमें जो ईरान के पुराने समय से लेके, ईरान के एंशियंट समय से लेके, ईरान जब इस्लामीकरण नहीं हुआ था ईरान का, तब की कहानी से लेके और इस ईरान के इस्लामीकरण होने तक की पूरी कहानी को इसमें डिपिक्ट किया गया है। स्पेशली इसमें एक कैरेक्टर है, बहुत फेमस कैरेक्टर है, रुस्तम। तो शायद आपने कभी इसकी कहानी सुनी होगी रुस्तम की। एक बहुत ब्रेव वॉरियर था, ये बहुत ही निर्भीक योद्धा था रुस्तम, है ना, जो बिलोंग करता है ईरानियन टेल्स को, ईरान की कथाओं को, है ना। तो उसका भी जिक्र इस शाहनामा में है, बुक ऑफ किंग्स में है। जैसा मैंने कहा 30 साल लगे थे इस किताब को कंप्लीट करने में फिरदौसी को। 30 साल लिखता ही रह गया, तो अब
समझ सकते हैं आप, है ना, इतना आसान नहीं रहा होगा। गजनवी ट्रेडिशन कंटिन्यूड एंड पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, धीरे धीरे जो गजनवी परंपराएं थी वो आगे कंटिन्यू हुई, है ना, एंड बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्हीं परंपराओं में एक परंपरा महत्वपूर्ण थी, पर्शियन भाषा का गजनवी ट्रेडिशन में या गजनवी एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होना। ठीक है, सो पर्शियन लैंग्वेज बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी चूंकि पर्शियन ही आगे से कंटिन्यू हो रही है तो आप देखेंगे कि गजनवी लोग भी क्या करेंगे, अपनी परंपराओं में आगे जाके फारसी भाषा जो है उसको अपनी प्रशासन की भाषा, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बना लेंगे। और शायद यही एक रीजन था कि आगे जाके आप देखोगे कि कुछ बड़ी हुकूमतें जो है भारत में वो फारसी भाषा का ही इस्तेमाल करने वाली हैं अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो मुगल अकबर बादशाह, ठीक है, तो जो मुगल्स आए भारत में तो मुगलों की भी जो भाषा थी, कोर्ट लैंग्वेज थी, वो क्या थी, पर्शियन थी, है ना। किताब अल फहरिस्त, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बुक है, किताब अल फहरिस्त। फहरिस्त का मतलब ही होता है, कई बार आपने ये बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि क्या फहरिस्त बना रखी है आपने, ठीक है, फहरिस्त का मतलब होता है लिस्ट नॉर्मली। सो किताब अल फहरिस्त यानी किताब, यानी लिस्ट की किताब। इस पूरी लिस्ट में, इस पूरी बुक में लिस्ट ही लिस्ट है ज्यादातर, यानी चीजों को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर किया गया है। सो इट इज एक्चुअली द कैटलॉग ऑफ अ बगदाद बुक सेलर। तो बगदाद में एक किताबों का विक्रेता था, है ना, जो किताब बेचता रहता था, बुक सेलर था। इसने क्या है, कैटलॉग तैयार किया हुआ था। कैटलॉग तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मली आप कभी दुकान में जाते हैं, है ना, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेनू सर्व किया जाता है, कहीं पर दुकान में जाते हैं तो उनके यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, डाइवर्सिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, उनकी प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़, ये सब जो है आपको बताई जाती है पूरे कैटलॉग में, है ना। उसके छोटे छोटे पीसेस पिक्चर फॉर्म में डिपिक्ट होते हैं, तो आप वो देख के समझ जाते हो कि अच्छा ये इस तरीके के प्रोडक्ट ऑफर करता है, उनकी ये क्वालिटीज़ हैं। सो कैटलॉग एक्चुअली जो है यहाँ पर हमें अवेलेबल हुआ है, जो कि एक बगदाद के बुक सेलर इब्न नादिम जो है, इब्न नादिम इंसान का नाम है, ठीक है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, बहुत सारे किताब जो है वो लिखी गई हैं, उनको मेंशन किया गया है। तो ये जो किताबें लिखी गई हैं वो किससे रिलेटेड है, मोरल एजुकेशन एंड अम्यूजमेंट से रिलेटेड हैं। यानी कि इसका मतलब है कि बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारी किताबें ऐसी भी लिखी गई थी जो मनोरंजन के लिए लिखी गई थी और नैतिक शिक्षाओं की ओर भी थी, या नैतिक शिक्षाओं की ओर डाइवर्टेड थी, सोसाइटी को मोरली अपलिफ्ट करने के लिए थी। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स, यानी एक ऐसी किताब है जिसमें दो लोगों का जिक्र है, कालिला और दिमना। कालिला और दिमना ये दो लोगों का जिक्र है, ये जैकॉल्स हैं बेसिकली, ठीक है, सियार, तो सियार हिंदी में कहते हैं जैकॉल, और ये बेसिकली कौन है, एनिमल्स हैं। तो इनका जिक्र है, ये सिमिलर है किसके, पंचतंत्र के। तो पंचतंत्र का इंडियन वर्जन कह सकते हैं आप, ठीक है ना, पंचतंत्र का अरेबिक वर्जन कहना ना, ये बेटर चाहिए, ठीक है, ये बेटर होना चाहिए। सो पंचतंत्र का अरेबिक वर्जन है या फारसी वर्जन है, दैट वुड बी मोर एक्यूरेट। तो जो पंचतंत्र का फारसी वर्जन है वो यही है, ठीक है, कलीला और दिमना, इसमें ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। आप पंचतंत्र भी देखोगे जो आचार्य विष्णु शर्मा ने लिखा था, ये गुप्त काल के ज़माने की लिखी हुई किताब है। इसमें पंचतंत्र में आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद पंचतंत्र, ये एनिमल फेबल्स ही हैं जिसमें बहुत सारे जानवर हैं जो आपको बहुत सारी मोरल जो एजुकेशन है वो देते हैं कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू डील विथ एनिमी, तमाम बहुत सारी और शिक्षाएं देते हैं। तो ये बहुत 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 अच्छी किताबें हैं पंचतंत्र। अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी हैं तो कभी ना कभी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अम्यूजमेंट, यानी कि किस तरह से मनोरंजन करना है, उन मनोरंजन की गतिविधियों से रिलेटेड भी बुक्स उस किताब अल फहरिस्त में हैं। किताब अल बुखाला, बुक ऑफ मिजरीज, यानी दुखों से रिलेटेड किताब, ठीक है, जाहिज ऑफ बसरा कलेक्टेड अम्यूजिंग एनेक्डोट्स अबाउट मिजरीज एंड ऑल्सो एनालाइज्ड द ग्रीफ, ठीक है। तो ये पर्सन है जाहिज जो बसरा के रहने वाले थे, इन्होंने इस किताब में, किताब अल बुखाला में प्रॉब्लम्स, कनिंगनेस, दुख, है ना, बदमाशियां जो है इनके बारे में डिपिक्शन किया। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि उस ज़माने में कहीं ना कहीं जो ह्यूमन डीलिंग्स हैं, उन ह्यूमन डीलिंग्स में इन तरह की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो
कहीं ना कहीं नोट किया गया होगा कि अच्छा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जब कुछ ना कुछ एक्सचेंजेस कर रहा है, डील कर रहा है, तो चीटिंग कर रहा है, कुछ लोगों को दुख है, मतलब सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया है। बाय द 9th सेंचुरी द स्कोप ऑफ अदब एक्सपैंडेड टू इंक्लूड, अब देखो अदब जो कहां से शुरू हुआ था, फाइन लैंग्वेज से, कल्चरल रिफाइनमेंट से शुरू हुआ था, और जो फिर आगे कहां पोइट्री की तरफ मूव कर गया, अब उसका दायरा और बढ़ गया, यानी और ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति अदबी माने जाने लग गया। सो 9वीं शताब्दी के आसपास तक जो अदब था, अदब का जो स्कोप था वो एक्सपैंड होके किसमें आ गया, इंक्लूड बायोग्राफीज, मैनुअल्स, एथिक्स, अखलाक, हिस्ट्री, तारीख एंड ज्योग्राफी। यानी कि वो व्यक्ति अदबी है, या अदब का मतलब है कि आपको बहुत सारी बायोग्राफीज, किस्से, कहानियां पता हैं, लोगों से रिलेटेड, शहंशाहों से रिलेटेड, सामान्य व्यक्ति, स्कॉलर से रिलेटेड। सामान्य व्यक्तियों की बायोग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की ही होगी, ठीक है। तो स्कॉलर हो सकता है, वॉरियर हो सकता है, रूलर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एथिक्स, कितने एथिकल वैल्यूज पता है उसको, हिस्टोरिकल इवेंट्स कितने पता है, ज्योग्राफिकल नॉलेज कितना है उसको, ये सारी चीजें भी अदब में काउंट होनी जाने लगी। ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग वाज वेल एस्टैब्लिश्ड इन लिटरेट मुस्लिम सोसाइटीज, और पढ़े लिखे मुस्लिम समाजों में जो इतिहास लेखन का परंपरा है वो धीरे धीरे सामान्य हो गया, यानी कि इतिहास लिखना जाने लग गया, और जो भी इवेंट्स होते थे उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड किया जाने लग गया। फॉर रूलर्स एंड ऑफिशियल्स हिस्ट्री सर्व एज रिकॉर्ड, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हिस्ट्री होती थी, ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे, ये सिर्फ लिटरेचर ही नहीं है, ये आगे आने वाले जो सुल्तान या खलीफा होते थे, जो रूलर होते थे, उनके लिए एक तरीके से एविडेंस का काम करती थी, रिकॉर्ड का काम करती थी कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थे उस जमाने में, क्या रिसोर्सेज थे उस जमाने में, किस तरह की रूलिंग जो है वो व्यवस्था थी उस जमाने में, उसमें से क्या चीजें कैरी की जा सकती हैं, किन चीजों को आज लर्न किया जा सकता है, कौन सी चीजें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता था, ऑफिशियल रिकॉर्ड के तौर पर सर्व करती थी ऐसी हिस्ट्री की किताबें। अरब अल अशराफ, जिनोलॉजीज ऑफ द नॉवेल्स, ये एक बुक है जिसमें बहुत सारे दरबारियों का वंशानुक्रम दिया हुआ है कि उनकी जो फैमिली डायनेस्टी है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है। फिर बलादुरी तारीख अल रसूल, ये एक बुक है जिसमें हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स एंड किंग, जो कि तबारी ने लिखी है। तबारी का जिक्र हमारे इस चैप्टर के शुरुआत में आया था। तबारी वो अरबी राइटर हैं, अरब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अरब राइटर कह दो या अरब स्कॉलर कह दो, जिनकी शुरुआती किताबें सबसे पहले ट्रांसलेट की गई थी किसमें, आपके इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह में ट्रांसलेट की गई थी, ठीक है ना। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट अकाउंट देते हैं तबारी बुक्स का। तो तबारी ने लिखी हुई है ये किताब, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स एंड किंग, बलादुरी तारीख अल रसूल वल मुल्क, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द बुक। अब ये बुक का चर्चा, डिस्कशन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि अब बेसिकली हिस्ट्री राइटिंग अपने कंक्लूजन की तरफ जा रही है। अब सेंट्रल इस्लामिक लैंड की कहानी भी जो है वो अपने कंक्लूजन की तरफ जा रही है, हम लोग कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब हम कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये पूरा लर्निंग, कल्चर, लिटरेचर, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा, सीखा, उनके एविडेंसेस कहाँ कहाँ से आते हैं उसके बारे में भी जिक्र हो रहा है। इसके अलावा उनमें और कौन कौन सी नई चीज़ें इंक्लूड होती जा रही हैं। अब सोर्स तो किताब ही होगा या कोई मॉन्यूमेंट होगा, बिल्डिंग, तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट वगैरह सब साइड में, सिर्फ लिटरेचर की बात हो रही है कि किन किन लिटरेचर से, किताबों से किस किस तरीके की जानकारी हमें मिलती है। मुकद्दसी, ये पर्सन है मुकद्दसी, इनका डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, यानी इन्होंने एक ज्योग्राफी की बुक लिखी हुई है, इसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो है क्या नाम है, इक्वेटर्स के बारे में, है ना, और किसी भी लोकेशन के बारे में कि दुनिया में कोई भी पर्टिकुलर प्लेस जो है वो कहां पर लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं इस किताब का नाम है ऑप्शनल तकसीम, द बेस्ट डिवीजन इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंट्रीज, यानी जो भी उस जमाने में देश थे नक्शे में, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया, उनके कल्चर्स का अध्ययन किया, और इसके अलावा पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में अलग अलग जगहों पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी स्टडी की गई। तो सब कुछ, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, इवन इक्वेटर का मेंशन किया गया है, जो इमेजिनरी लाइन्स है आपकी वो भी कहीं ना कहीं मेंशंस हैं। हालांकि अभी प्रॉपर इतना बाइफर्केशन नहीं था जैसा आगे जाके क्रिश्चियन ज़माने में होगा अभी, और इतनी ऑर्गेनाइज ज्योग्राफी नहीं है, बट एफर्ट्स तो शुरू ही हो गए हैं ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। अहाब, गोल्डन मिडोज ऑफ मासूदी,
ठीक है, इलस्ट्रेट्स द वाइड वैरायटी ऑफ वर्ल्ड कल्चर। ये इनकी बुक है, ठीक है, गोल्डन मेडोज। तो मासूदी की ये जो गोल्डन मेडोज किताब है, इस किताब में क्या आपको इलस्ट्रेट किया गया, क्या दिखाने की कोशिश की गई है, दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के जो संस्कृतियां हैं, कल्चर हैं, उनका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन किया गया है, ठीक है। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, समरी अगर मैं बता दूं, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि कल्चरल रिचनेस जो देखने को मिल रही है सेंट्रल इस्लामिक लैंड में, यानी जो एक कोरा धर्म शुरू हुआ था और धर्म के आधार पर व्यवस्था शुरू हुई थी, रूल शुरू हुआ था, आगे जाके वो कितना डाइवर्स हो गया, कितना कल्चरली और एथिकली, मोरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली रिच हो गया, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तहकीक मां क्विनिन, दिस वाज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ अल बरूनी। तो अल बरूनी एक बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं, इनकी और भी कुछ किताबें हैं। अगर आपको भारत के बारे में जानना है, अरब पॉइंट ऑफ व्यू से, अरबों के बारे में, या मैं कह दूं कि कुछ इस्लामिक डॉक्यूमेंट्स जो भारत के बारे में वर्णन करते हैं, तो आप अल बरूनी को ट्रेस कर सकते हैं। अल बरूनी की जो लिटरेचर्स हैं वो भारत के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देती हैं। 10वीं शताब्दी के आसपास जो इस्लामिक वर्ल्ड होता था, ये एक ऐसे दुनिया, मतलब एक ऐसी दुनिया के तौर पर उभर के आ रहा था, इमर्ज होके आ रहा था, जिसको दूर से यात्रियों के द्वारा पहचाना जा सकता था। यानी इसकी प्रसिद्धि चारों तरफ बढ़ रही थी और दुनिया के अलग अलग जगहों से जो स्कॉलर्स हैं वो सेंट्रल इस्लामिक लैंड के जो सल्तनत्स हैं, जो किंगडम्स हैं, वहाँ घूमने के लिए, वहाँ के संस्कृति को देखने के लिए, वहाँ की राजनीति को, वहाँ के धर्म को, वहाँ के स्कॉलर्स को, वहाँ के रिलीजन को समझने के लिए आते हैं। तो 10वीं शताब्दी के आसपास तक जो इस्लामिक संसार था, सेंट्रल इस्लामिक लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, विच कैन ईजिली बी रिकॉग्नाइज्ड, जिसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता था, ठीक है, बाय द ट्रेवलर्स। यानी दुनिया भर के जो ट्रैवलर्स थे, यात्री थे, वो इस ओर आकर्षित होते थे और इन सेंट्रल इस्लामिक लैंड या इस्लामिक वर्ल्ड को क्यों पहचाना जा सकता था, क्योंकि जैसे ही वो इंटर होते थे तो उनकी धार्मिक पहचान जो होती थी, कहीं ना कहीं रिलीजन, मैंने कहा ना, लेजिटिमेसी हमेशा रिलीजन देगा इसको, ठीक है। तो रिलीजियस सिंबल्स वर द ग्रेटेस्ट सिंबल्स, क्योंकि जो धार्मिक चिन्ह होते थे वो दूर से ही इसकी मैग्निफिशेंट जो व्यवस्था है उसको परिलक्षित करते थे, उसको दिखाते थे, उसको रिफ्लेक्ट करते थे, ठीक है। मस्जिदें जो विशाल का सुंदर मस्जिदें बनी होती थी, श्राइन्स एंड टॉम्स बने होते थे, यानी कि जब लोग मर जाते हैं तो उनको जो जिन जगहों पर दफनाया जाता है तो उनकी मज़ारें या टॉम्ब वगैरह, ठीक है, तो वो बनी होती थी। वो स्पेन से लेके पूरे सेंट्रल एशिया तक एक ही तरह के आर्किटेक्चर को शो करती थी। ये देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरती है आर्किटेक्चर में। द मॉस्क हैड एन ओपन कोर्टयार्ड, इन मस्जिदों में एक खुला आंगन जैसा स्ट्रक्चर होता था जिसे शान कहा जाता था। वेयर अ पॉन्ड, एक तालाब जैसा या फव्वारे जैसा स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होता था जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाता था, ठीक है। उसके बाद एक हॉल होता था, ठीक है, एक वॉल्टेड हॉल, एक कवर्ड हॉल टाइप का स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसको हम समझते हैं कि आप कह सकते हैं प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं। सो ये वॉल्टेड हॉल जो है, आप कहते हैं मेहराब नुमा एक कमरा है, बड़ा हॉल है जहां प्रार्थना वगैरह की जाएगी, ठीक है। सो द स्पेशल फीचर इनसाइड द हॉल, ठीक है, ये इस हॉल के, इस कक्ष के अंदर जो विशेष गुण हैं या विशेष फीचर है, ठीक है, मेहराब, ठीक है, एक टॉम तो नहीं, टॉम शब्द ठीक नहीं है, टॉम का मतलब तो मज़ार हो गई, एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, और वहाँ पे एक नक्काशी की हुई है, बहुत सारे डिज़ाइंस बने हुए हैं इन द वॉल, ठीक है, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मक्का, ठीक है, किबला। यानी कि आपको जो प्रे करनी है तो आप बैठेंगे और प्रे करने का जो डायरेक्शन होगा आपका उस मस्जिद में, हॉल में, उस डायरेक्शन में आप प्रे करेंगे और ये डायरेक्शन मक्का की तरफ होगा, ठीक है। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मोहम्मद साहब के ज़माने में ही शुरू हुआ था। मोहम्मद साहब ने ही जो है वो बताया था कि आपको किस तरफ जो है अपना फेस करके, किस तरफ डायरेक्शन करके इबादत करनी है, या अपनी नमाज या अपना जो भी प्रेयर्स हैं आप वो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और दूसरी जगह होती थी, ठीक है, वहीं पर जिसे आप कह दें कि इसका इस्तेमाल किया जाता था सरमन्स के लिए या प्रवचन के लिए, ठीक है, प्रवचन वगैरह करने के लिए, जहाँ पर वीकली या रेगुलर तौर पर क्या होते थे, लेक्चर्स डिलीवर होते थे या प्रवचन होते थे, ठीक है, जिसे हम पिलपिट कह रहे हैं। इसके अलावा
एक टावर होता था, ठीक है, मीनारेट, मीनारेट, मीनारेट कहते हैं हम, तो उस मस्जिद से लगी हुई क्या होती थी, मीनारेट होती थी, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए अब ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, तो अब ये मस्जिद का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर फिर मस्जिद से रिलेटेड क्या होती थी, एक आध दो इस तरीके से मीनारें जो होती थी वो अटैच होती थी। अब इन मीनारों का कई बार क्या यूज़ होता था, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इन मीनारेट का, इन टावर का जो इस्तेमाल होता था, इट वॉज यूज टू कॉल द फेथफुल्स, ठीक है, टू प्रेयर, यानी जो बिलीवर्स हैं, जो श्रद्धा करने रखने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, इनको कॉल करना है, उनको बुलाना है, तो आप ऊंची वाली जगह पर चढ़ते थे और ऊंचाई से चढ़कर क्या करते थे, उन लोगों को, ये जो फेथफुल्स हैं यानी जो कम्युनिटी के लोग हैं, इनको आप प्रार्थना करने के लिए बुलाते थे कि भाई समय हो गया है, इबादत का समय हो गया, प्रार्थना करने का, तो आप लोग आ जाइए, ठीक है। और उस समय उलेमा और जो रिलीजियस हेड हैं, उन्होंने लगभग 5 डेली प्रेयर्स, यानी कि आपको रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, और वीकली सरमन्स, यानी एक साप्ताहिक तौर पर एक प्रवचन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपके मौलवी साहब हैं, जो आपके जो भी धर्मगुरु हैं, वो आपको धर्म से रिलेटेड जो भी मोरल एथिकल टीचिंग्स हैं वो बताएंगे, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग लिविंग बीइंग इन द रिलीजियस ऑफ इस्लाम प्रोमोटेड 2 आर्ट फॉर्म्स, ठीक है। एक आर्किटेक्चर में आप यहाँ पर देखोगे कि जब जब आपने मस्जिद या किसी भी ऐसी इस्लामिक बिल्डिंग को देखा होगा, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, नहीं भी है तो आपने कोई इस्लामिक बिल्डिंग को देखा होगा, मस्जिदों को देखा होगा, ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग्स जो होती हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि किसी भी जगह पर जो लिविंग बीइंग्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत में ही धर्म में एक बहुत खास चीज़ ऐड है कि जो लिविंग बीइंग है इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं किया जाएगा, इमेजेस वगैरह फॉरबिडन है हमारे इस इस्लाम रिलीजन में। तो इस रिजेक्शन की वजह से इस्लाम में एक आर्किटेक्चरल स्टाइल, कलाकृति डेवलप होने वाली है, ठीक है, कौन सी, कैलीग्राफी और अरबिस्क, ठीक है। तो ये क्या होता था, इसे खताती कहते थे या आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। तो आपने देखा होगा कि अक्सर मस्जिदों की दीवारों पर कलमा या ईश्वर की कुछ लाइनें लिखी हुई होती थी, बहुत सुंदर तरीके से उनको लिखा जाता था। तो कैलीग्राफी का मतलब तो आपको भी पता है कि बहुत है ना, डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग है ना, मतलब जैसे आप कर्सिव में लिखें या कुछ और, उसको घुमा फिरा के बढ़िया सुंदर तरीके से शब्द बनाएं, अक्षर बनाएं, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। तो अब मस्जिद को या इन पब्लिक बिल्डिंग्स को ब्यूटीफाई करने के लिए, उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इन कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और इसके अलावा अरबिस्क यानी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाई जाती थी, और इन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन से उनको सजाया जाता था। जैसे मान लीजिए अब ये दरवाज़ा हो गया, तो इस दरवाजे के ऊपर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना होगा, और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होंगी, है ना, फूल पत्तियाँ की आकृति जो है वो उकेरी गई होगी, है ना, फ्लोरल डिज़ाइंस बने हुए होंगे। कई जगहों पर जैसे आप ताजमहल में जाके देखते हैं तो वहाँ पर तो है ना, पहले ये था कि उसमें बहुत सारे प्रीशियस स्टोन भी स्टड किए गए थे, है ना, दरवाज़ों पर पित्रा दूरा उस स्टाइल का नाम दिया गया है, जिसमें कीमती पत्थरों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और सुंदर फ्लोरल डिज़ाइंस को बनाकर उस दीवार को सजाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो आप देखेंगे वो एक आर्ट फॉर्म डेवलप हो रही है, और वो इसलिए है क्योंकि अब इसमें लिविंग बीइंग वगैरह को, तो इमेजेस को, बुतों को, मूर्तियों को तो आप लगा नहीं सकते हैं, तो फिर आप कुछ और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके उसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। लिटरेरी वर्क्स सच एज द किताब अल अघानी, बुक ऑफ लॉन्ग्स, कलीला दिमना and Magamat al-Hariri were illustrated with miniature paintings। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी किताबें जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है, कुछ और किताबें, ये कलीला दिमना, इन सब की बातें अभी हम कर चुके हैं। इन सब किताबों में भी आपको कहीं ना कहीं क्या है, यही कैलीग्राफी मिलेगी और मिनिएचर पेंटिंग्स मिलेंगी, जिन पेंटिंग्स के थ्रू इनको ब्यूटीफाई करने की कोशिश की गई है, सजाने की कोशिश की गई है। तो ये हो गया हमारा लर्निंग एंड कल्चर का पार्ट, और लर्निंग एंड कल्चर के बाद अब हम बुक को कंक्लूड करते हैं, बुक को नहीं, चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। यानी द सेंट्रल इस्लामिक लैंड का चैप्टर जो है हमारा वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कंक्लूड कर रहे हैं हम, और कंक्लूजन के लिए कुछ ना कुछ एनालिसिस ज़रूरी है। तो इसी एनालिसिस के ऊपर बात होनी शुरू हो रही है कि जो आपका ये चैप्टर है सेंट्रल इस्लामिक लैंड,
ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को शो करता है। किसी भी मानवीय सभ्यता में देखो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें तो होती ही होती हैं। सबसे पहला होता है उसका धर्म। अक्सर हमारे समाज में जितने भी धर्म हैं, इंसान जितने भी हैं, वो किसी न किसी प्रकार के धर्म को मान रहे हैं। तो धर्म है और धर्म ही उनकी आइडियोलॉजी का बेसिक जो है वो फाउंडेशन है। यानी कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी आई, एक विचारधारा आई और उस आइडियोलॉजी, उस विचारधारा ने एक धर्म बनाया और उसके बाद कम्युनिटी डेवलप हुई। कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी डेवलप हुई। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि रिलीजन, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट सर्किल्स, 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, एरियाज, अरेनास, क्षेत्र हैं। ठीक है, किसी भी मानवीय सभ्यता के हर जगह आपको एक कॉमन मिलने वाले हैं। शुरुआत में जब आप देखेंगे 7वीं शताब्दी के आसपास, 7th सेंचुरी में जब इस्लाम का फाउंडेशन हो रहा है, तब रिलीजन, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स एक ही कॉमन सर्किल में समेटे जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आप एनालाइज करो तो आप देखोगे कि उस समय क्या था। उस समय सबसे पहले रिलीजन स्थापित हुआ। मोहम्मद ने उस रिलीजन को आगे प्रीच करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए उम्मा बनाया। उम्मा का अर्थ था कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, यानी एक ही तरह के धर्म को मानने वाले लोगों का समूह। और उसके बाद फिर जब वो मदीना शिफ्ट हुए तो इस कम्युनिटी के मैनेजमेंट के लिए उनको क्या जरूरत पड़ी, एक पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो बेसिकली आइडेंटिटी शुरुआत में आप देखोगे तो 7वीं शताब्दी के आसपास ये तीनों जो सर्किल्स हैं ये आपस में मर्ज हैं। ठीक है, लेकिन बाद के शुरुआत के आपके 7वें शताब्दी के बाद अगली जो 5 सेंचुरीज जाएंगी, 5th का मतलब है 5 सेंचुरीज जो निकलेंगी, यानी 7 से लेके 12 तक, यानी ये जो अगले 500 साल का समय है, 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी तक आप आएंगे, है ना, तब आप देखोगे कि ये सारे जो सर्किल्स हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के, ये अपने आप सेपरेट होने शुरू हो जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे क्या है, पॉलिटिक्स एक सेपरेट सर्किल की तरफ तो जा ही रहा था। क्यों? आपने देखा कि जैसे जैसे खलीफा आगे बढ़ेंगे तो वो इस चीज़ को समझेंगे कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दे, ये रिलीजियस लेजिटिमेसी दे राज्य को, लेकिन पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर हम सिर्फ रिलीजन से ही जो है वो निकालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसी के ऊपर बेस्ड रखेंगे, तो शायद ये कल्चरल जितना प्रॉस्पेरिटी हुआ है ना वो बड़ा मुश्किल था। तो वो इस बात को समझ चुके थे, इसलिए धर्म राज्य को वैधता जरूर देता था, लेकिन धर्म बाकी चीज़ों का ड्राइविंग फोर्स नहीं था। क्लियर है? तो यहाँ पर रिलीजन जो होगा वो एक सेपरेट सर्किल की तरफ आ गया, कम्युनिटी अपने सेपरेट सर्किल की तरफ आ गई, पॉलिटिक्स एक सेपरेट सर्किल की तरफ आ गया। लेकिन इन दोनों सर्किल्स में, इन तीनों सर्किल्स में से कहना चाहिए जो 2 सर्किल्स हैं, रिलीजन और कम्युनिटी, ये आपस में इंटरैक्ट करते रहेंगे उस दौरान भी जिस दौरान की हम बात कर रहे हैं, यानी बाद के 500 वर्षों में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी की जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? रिलीजन ही तो है। लोगों का जो पर्सनल कंडक्ट है या प्रोफेशनल कंडक्ट है या प्राइवेट कंडक्ट है, पब्लिक लेवल पर कंडक्ट है, बिहेवियर है, उसको कौन रेगुलेट कर रहा था? उसको धर्म ही तो रेगुलेट कर रहा था, रिलीजन ही रेगुलेट कर रहा था। लेकिन रिलीजन पॉलिटिक्स को सिर्फ सुपरफिशियली वैलिडिटी दे रहा था, कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पर इस्लामिक आइडेंटिटी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पॉलिटिक्स अभी भी सिर्फ धर्म के हिसाब से गवर्न हो रही थी। गवर्नेंस सिस्टम जो है वो काफी कुछ अलग हो चुका था, इसमें सेकुलराइजेशन आ चुका था, काफी हद तक टॉलरेंस आ चुका था। आप देख रहे हैं तमाम अलग अलग तरीकों के जो स्कॉलर्स हैं, तमाम अलग अलग कम्युनिटीज के जो स्कॉलर्स हैं वो अपनी आइडियाज लेके आ रहे हैं। ठीक है, ग्रीक लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके आइडियाज़ यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारी बुक्स का ट्रांसलेशन हो रहा है ना, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ने के बाद इस्लामिक स्कॉलर्स फिर रिलीजन को जब देखते हैं तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है ना, क्या कहें, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो पॉलिटिक्स में से रिलीजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन स्कॉलर्स का मानना है, यानी आधुनिक समय में ये एक पर्सपेक्टिव है कि रिलीजन और कम्युनिटी का सर्किल भी धीरे धीरे सेपरेट होना चाहिए, और ये हो भी जाएगा। इसको अलग किया जा सकता है। कैसे? अगर हम प्रोग्रेसिव सेकुलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ें। प्रोग्रेसिव सेकुलराइजेशन काफी हद तक ये भी हो चुका है सेकुलराइजेशन, तो
तो जब हम प्रोग्रेसिव सेकुलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो रिलीजन और कम्युनिटी में भी एक हेल्दी सेपरेशन हो जाएगा। हेल्दी सेपरेशन की बात का जब मैं करता हूं तो इस बात का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि लोग रिलीजन फॉलो करना बंद कर देंगे। टॉलरेंट या सेकुलर होने का मतलब भी ये नहीं है कि आप अपना रिलीजन फॉलो करना बंद कर देंगे, ठीक है। जब मैं सेकुलराइजेशन की बात करता हूं इसका मतलब है कि आप रिलीजन के उन सारे एस्पेक्ट्स को जो आपकी लाइफ को प्रोग्रेसिव बना रहे हैं उनको आप नहीं फॉलो कर रहे हो। यानी ऐसे सारे एस्पेक्ट्स, आपकी लाइफ के सारे ऐसे पहलू या धर्म के ऐसे सारे पहलू जो आपकी प्रोग्रेस को हैम्पर कर रहे हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हो अभी। तो जब आप उनको छोड़ दोगे और आप एक तरह से नॉन रिलीजियस मीन्स टू से एक बाहरी एस्पेक्ट में, पब्लिक डीलिंग में एक नॉन रिलीजियस पर्सन बन जाओगे, ठीक है। अपनी फेथ को मानते हुए, स्टॉन्च ना रहते हुए, टॉलरेंस को बढ़ाते हुए जब आप प्रोग्रेसिव सेकुलराइजेशन पे बढ़ोगे तो धीरे धीरे ये दोनों सर्कल्स भी पूरी तरह से अलग हो जाएंगे और रिलीजन, कम्युनिटी, पॉलिटिक्स अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन जो है वो लगभग आपको बताने की कोशिश की गई है आपके चैप्टर के एंड में। इस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल इस्लामिक लैंड का जो चैप्टर है हमारा वो कंक्लूड होता है। अगले वीडियोस से हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।